इसको रिकॉर्ड करना हो तो कर लेना रिकॉर्ड रमेश। हाँ सर, चालू थे रिकॉर्ड करें। अभी तो 5 टाइम है। हाँ अभी 6 मिनट है। प्रेजेंटेशन में भी देगा उतार हम खोल देना बच्चे से बताओ तो है कितना भी क्या है तो मेल करेंगे हम खोले कहता तो ये जैसे यूट्यूब में करना जाए आप लोग क्लिक करेंगे खोल दो चालू चालू
भर्ती भाई, भर्ती भाई नमस्ते। नमस्ते। भर्ती पीपीटी साहेब ने मोकली ने 4 ने लेने पीपीटी साहेब ने गुजराती देनी नहीं गुजराती मोटी नहीं इंजीनियर करते हैं तो हम करते हैं यदि रिकॉर्ड करें रमेश भाई जो होस्ट मांगे थे। हेलो रमेश भाई, एक मिनट सर, एक मिनट। आवाज नहीं कर रहा। भैया आवाज इतनी क्यों आ रही है? जरा चेक करिए, किसी का माइक ऑन, सबके माइक ऑफ कर दीजिए वहीं से ही। इतनी आवाज क्यों आ रही है? इसका माइक बंद करिए सबके। अब ठीक है। ये और सबको अनुरोध करिए कि माइक बंद रखेंगे अपना, जिसको बोलना है बस उसी का माइक ऑन होगा, वरना तो ये कुछ सुन ही नहीं पाएंगे कुछ भी बात। चार बज गए हैं भाई। रमेश भाई वी कैन स्टार्ट। यस सर। आज तो स्पीकर भी ज्यादा है, वी कैन स्टार्ट राइट नाउ। क्वेश्चन भाई एक मिनट, ये होस्ट ने परमिशन मांगे છે રેકોર્ડ માટે कर दीजिए। वो चेतन कर दे, चेतन देगा या तो एक मिनट। हाँ हेलो, आप शुरू करो। आवाज आ रहा है सर? आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। अच्छा, ऐसा है कि ये चौथा वेबिनार हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं, और ये चौथे वेबिनार में आज हमने हमारे जितने भी स्पीकर हैं वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के एंटरप्रेन्योर है। तो गुजरात में जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी वो वर्दी भाई ठक्कर से आज हम शुरुआत करेंगे कि कैसे उन्होंने शुरुआत की थी और आज का स्टेटस क्या है, खास करके इसमें क्या स्ट्रगल ये लोग कर रहे हैं कंज्यूमर की ओर से, फार्मर की ओर से, पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो आज हमको ये सीखना है कि दिक्कतें कहाँ कहाँ पर आ रही है और इसमें से क्या समाधान, क्या पॉलिसी विषय, क्या उकेल इसमें से निकल सकता है, फार्मर को क्या ध्यान रखना चाहिए, पूरा ऑर्गेनिक का जो इकोसिस्टम है, मार्केटिंग का जो इकोसिस्टम है वो समझने की आज हम कोशिश करेंगे। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर है वो आज हमारे साथ स्पीकर के तौर पे लाइन पे है, हमारे जो फार्मर है वो हमारी बात को आज सुन रहे हैं। तो वर्दी भाई से हम शुरुआत करेंगे जिन्होंने सबसे पहले गुजरात में प्राकृतिक आहार के रूप में शुरुआत की थी। वर्दी भाई अभी लाइन पे। वर्दी भाई। रमेश भाई एक मिनट। नमस्कार वर्दी भाई। रमेश भाई। यस सर, बोलो बोलो। हाँ, आज के प्रोग्राम में जो स्पीकर है वो दे आर ऑल वेल नोन, सबने कुछ न कुछ मेहनत करके अपनी जगह बनाई है, अपना रास्ता बनाया है। तो जो फ्यूचर में इसकी अगर कोई पॉलिसी वगैरह करनी है या तो कैसे कर सकते हैं या क्या सुधार चाहिए कि जैसे जिससे ये ऑर्गेनिक मार्केट में अच्छे लोगों को
उनकी जगह मिले। तो ये भी सूचन और सुझाव साथ में देंगे तो अच्छा रहेगा आज। जरूर। ठीक है वर्दी भाई, आप शुरू कीजिए। ओम परमात्मने नमः। आदरणीय सृष्टि संस्थाना आयोजकों, आदरणीय प्रोफेसर अनिल भाई गुप्ता, डॉक्टर भरत भाई शाह, सबने नमस्कार। प्राकृतिक खाद्य पदार्थों उत्पादन અને વિક્રેતા અંગેની આજના વેબિનારની અંદર મારા જીવનમાં સૌથી પહેલી શરૂઆત થઈ 1979માં। મને આ અંગે પ્રેરણા આપી પ્રાકૃતિક ચિકિત્સાના માધ્યમથી, અને એ અમારા શ્રદ્ધેય ગુરુ પ્રોફેસર વીપી ગીધવાણી। એમણે મારા મનમાં બીજા રોપણ કર્યા અને સતત મારા વાંચનમાં એમના 2 આર્ટિકલ આવેલા, ખેતી બરકત દેતી અને બીજો આર્ટિકલ મેં વાંચ્યો જંગલોનું જતન। આ 2 વસ્તુએ મારા અંતરમાં ખૂબ હચમચાવી નાખી અને ત્યારથી મારો ટર્નિંગ પોઈન્ટ આવ્યો અને હું એન્જિનિયરમાંથી મળી એક પ્રાકૃતિક ચિકિત્સક બન્યો। ત્યાર પછી મારી પહેલી શરૂઆત થઈ 1988માં પ્રોફેસર ધીરેન્દ્રભાઈ સોનેજી એ પ્રોફેસર મટી અને ખેડૂત થઈ ગયા। આખું દંપતી એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં પ્રોફેસર તરીકે હતા, છતાં અમે રિઝાઇન કરી અને સામેથી આ મહેનતનો ધંધો સ્વીકાર્યો અને 2.5 એકર જમીનમાં ટૂંકામાં ટૂંકા 3 ગાળામાં બંજર પથરાળા જમીન નવસારી કરી અને સજીવ ખેતીથી આખો પરિવાર કેવી રીતે એના ઉપર નભી શકે એ એમણે સાબિત કર્યું। એમના પરિચયમાં આવ્યો ત્યારથી એમણે મને આ બધી વસ્તુનું માર્ગદર્શન આપવાનું શરૂ કર્યું અને એમના માધ્યમથી મેં પહેલી શરૂઆત ઓર્ગેનિક ગોળ, મગફળીના તેલની અને ઓર્ગેનિક ચોખા, હાફ પોલિશ રાઈસ એમાંથી મેં શરૂઆત કરી અને ધીરે ધીરે મારી યાત્રા આગળ વધતી ગઈ। અને પછી એક એવી ભીષ્મ પિતામહ જેવી વ્યક્તિ જેને આજે એવું હૃદયમાં મારું એટલું જ ભીષ્મ પિતામહ જેવું સ્થાન છે, એવા ઉમરગામના સજીવ ખેત પેદાશના બીજ રોપણ કરનારા ભાસ્કરભાઈ સાવેનો મને પરિચય થયો। 1994ના ફેબ્રુઆરીમાં અમે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, પ્રયોગ ટ્રસ્ટ અને ગુજરાત રાજ્ય પ્રાકૃતિક જીવન સંઘ ત્રણેય સંસ્થાના નેજા હેઠળ ગુજરાત રાજ્યનું રાજ્યવ્યાપી પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા, પર્યાવરણ સુરક્ષા અને સજીવ ખેત પેદાશને લગતું એક મહાસંમેલન અમે યોજેલું અને એ સંમેલનની અંદર આદરણીય ભાસ્કરભાઈ સાવેને અમે લઈ આવેલા। ભાસ્કરભાઈ સાવેના ફાર્મની મુલાકાત આજે મને યાદ છે। હું અને મારા આદરણીય પ્રોફેસર મિત્ર નીતિનભાઈ દેસાઈ કે જેમણે મને ખૂબ પ્રેરણા આપી આ વ્યવસાયને ટકાવી રાખવા માટે। અમે ખૂબ મહેનત કરી, લગભગ 8 વર્ષ સુધી અમે કેટલાય પત્રિકા, કેટલાય ચોપાનિયા, કેટલાય સેમિનાર કર્યા છે આના વપરાશકર્તા વર્ગને શિક્ષણ આપવા માટે। અને એ શિક્ષણ આપતા આપતા અમે લાખો રૂપિયાનું નુકસાન બી કર્યું છે। હજારો કિલો ગોળ મેં ગૌશાળાને ખવડાવ્યો, કારણ કે ચોમાસું આવે ગોળ હેડી જાય, વપરાશકર્તાઓ મોં મેળવી લે। આ બધી જ બાબતોને ઝેલી અને આજે અમદાવાદની અંદર ઠેર ઠેર તમને ગોળ જોવા મળશે, ગુજરાતમાં જોવા મળશે, પણ એ વખતે કોઈ સામું જોવા તૈયાર નહોતું। એ પરિસ્થિતિમાંથી અમે આગળ આવ્યા, પણ છતાંય અમારી હિંમત ટકાવવામાં નીતિનભાઈનો સાથ હતો અને આ ખેડૂત મિત્રોની પ્રેરણા હતી। ભાસ્કરભાઈ સાવેના ફાર્મમાં પગ મૂકતા જ અમારા 2ના પગ 1-2 ઇંચ અંદર ઉતરી ગયા। આવી ધરતી જોઈને અમે આશ્ચર્ય પડ્યા, નથી ભેજ, નથી પાણી, નથી વરસાદ, અને આવું કેમ પગ અમારા અંદર ઉતરી ગયા? એટલે ભાસ્કરભાઈ અમારો કાન આંબળ્યો, જો મિત્રો અહીંયા ના ચલાય, આ બાજુથી ચાલો। કેટલા બિચારા અળસિયા અને સૂક્ષ્મ જીવો ઉપર તમે પગ મૂકી દીધો। અમને સમજાવ્યું, પછી અમને કહ્યું કે અમને 2 સિદ્ધાંત મહત્વના આપ્યા હતા। એક સિદ્ધાંત એ આપ્યો કે ખેડ વગરની ખેતી। મારી જિંદગીમાં હું આ પહેલી વાર સમજ્યો એ કે મેં આ ખેતરની ધરતી ઉપર હળ ચલાવવાની મારે જરૂર જ નથી પડી। અંદર રહેલા જીવો જ મારી ખેતી કરે છે અને હું માત્ર મંચિંગ કરું છું, પાણીની વ્યવસ્થા નથી આપતો, પણ એમને ભેજ પૂરો પાડું છું। આવું અદ્ભુત જ્ઞાન એમને એ દિવસે મને આપ્યું। ત્યાર પછી એ સ્ટેજ ઉપર આવ્યા હતા અને સ્ટેજ ઉપર એમણે જે મહત્વનો મુદ્દો કીધો, આખા વિશ્વને સંદેશ પહોંચ્યો કે આ ધરતી માતા તમામ જીવોની, સૃષ્ટિ ઉપરના બધાની જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે સક્ષમ છે, પણ કોઈ એક જીવની લોભ કે ગ્રીડને પોષવા માટે સક્ષમ નથી। ભલે એમણે ખેડૂતોને સંબોધીને લખ્યો છે અપ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડૂતો માટે, પણ મને તો અમારા સમગ્ર જીવ સૃષ્ટિને માટે લાગુ પડતો દેખાયો। આપણા દરેક ક્ષેત્રને આ લાગુ પડે છે। બીજી વસ્તુ, ત્યાર પછી અમારી યાત્રા આગળ ચાલી। 1994 પછી અમારો પરિચય થયો સરદાર ફાર્મના કઠવાળાના ડોક્ટર દિનેશભાઈ પટેલ અને એમનો પરિવાર આ સજીવ ખેતીમાં સંકળાયેલો હતો। એમને અમે ખૂબ જ સપોર્ટ કર્યો, એમણે અમને સપોર્ટ કર્યો અને અમારું કાર્ય સારી રીતે ચાલતું હતું।
શાકભાજી, અનાજ, ફળ, લીંબુ, આમળા આ બધી વસ્તુઓનું સારું કામ ચાલતું. ત્યાર પછી આગળ ચાલ્યા તો એમના પિકનિક લઈને અમે એમના ફાર્મ ઉપર લોકોને પ્રત્યક્ષ બતાવવા લઈ જતા. વર્ષની 2-3 પિકનિક તો અમે અચૂક કરતા. લોકો ત્યાં બંને ભોજન લે, ત્યાંની જે પેદાશ છે એનું જ પ્રાકૃતિક ભોજન, અને સાથે સાથે ત્યાં ખેતીમાં જુએ કેવી રીતે એ લોકો સજીવ ખેતી કરે અને એની ગુણવત્તા અને બજારમાં મળતા પ્રોડક્ટની ગુણવત્તા એની સરખામણી થતા. આવી જ શરૂઆત બીજી વધારાની વૃંદાવન ફાર્મના ખેડૂત ગોરધનભાઈ પરસાણા જોડેથી. એમનું ફાર્મ બહુ સુંદર હતું ને બહુ સ્વાધ્યાયી અને સેવા પ્રેમી સજ્જન હતા. એમની ઘણી મુલાકાત થઈ અને અંતે અમારી છેલ્લે મુલાકાત જે થઈ છે આજ દિન સુધી ટકી રહી છે એ આપણા વલસાડ પાસેના અડગામના ખેડૂત હરીન્દ્રભાઈ ઠાકોર. ઘણા વર્ષોની અમારી આ મુલાકાત આજે બી જીવંત છે. એમને ત્યાંથી અનેક પ્રકારના ફળ અને આવે છે સિઝનની અંદર. અને આજે બી અમારું આ સેટેલાઇટનું સેન્ટર જેને કહેવાય કે ત્યાં નિયમિત રૂપે શાકભાજી, સિઝનલ ફળો અને અનાજ, કઠોળ, મસાલા અને ઘી, તેલ, ડ્રાય ફ્રૂટ્સ, ડ્રાય નટ્સ આટલી વસ્તુનું વિતરણ અમારે ત્યાં ચાલી રહ્યું છે. અને બધા જે કોઈ અમારે ત્યાંથી લઈ જનારા છે એ ગ્રાહક વર્ગ પણ પૂરેપૂરો સંતોષ અનુભવે છે. ક્યાંક અમારી જે મુશ્કેલીઓ છે એના સંદર્ભમાં જો આપને વાત કરું તો મારા 40 વર્ષના પ્રાકૃતિક ચિકિત્સાના અનુભવનો નિચોડ જો કહું તો નિચોડમાં મેં જોયું કે દુનિયામાં દેખાતા તમામ રોગોનું ઉદ્ગમ સ્થાન આપણું રસોડું, આપણું મન અને ખેડૂત દ્વારા ઉત્પાદન થયેલા કાચો માલ એટલે કે રસોડામાં વપરાતા દ્રવ્યો, આ 3 ઉપર જ નિર્ભિત છે. હવે જો આ 3ને સુધારવામાં આવે, મનને આપણે હમણાં બાજુમાં મૂકીએ, પણ રસોડાની અન્નપૂર્ણા જો એને સાચી તાલીમ મળે, એ વપરાશકર્તા આપણો વર્ગ છે અને વપરાશકર્તા વર્ગને સાચા શિક્ષણની જરૂર છે. શા માટે આ દ્રવ્યો વાપરવા અને ખેડૂતને આ અંગેનું પ્રોત્સાહન મળે તો ખેડૂતો અને વપરાશકર્તા વર્ગ બે લોકો જો આગળ વધે તો આની અંદર અમે તો માત્ર કડીરૂપ બનનારા કરતાઓ છીએ. અમારો રોલ એટલો જ છે. જ્યારે બે વચ્ચે નિકટતા આવી જશે ત્યારે કોઈ અમારા વચ્ચેના કડીની પણ જરૂર નહીં પડે. ત્યાં સુધી ખૂબ જ હજી મહેનતની જરૂર છે. ભલે વપરાશકર્તા વર્ગ વધ્યો છે. સૃષ્ટિ સંસ્થા આજ કેટલા વર્ષથી જાગૃતિ માટે સાત્વિક મેળાઓનું આયોજન કરે છે. પહેલા 5 મેળાના અમે અને નીતિનભાઈ ને અમારી સંસ્થા સહયોગી રહી અને પડદા પાછળ રહી અને અમે એમના પડખે ઉભા રહ્યા છીએ રમેશભાઈની જોડે. અને રમેશભાઈની સંસ્થા સૃષ્ટિ, પ્રોફેસર અનિલભાઈ ગુપ્તા આ બધાના અથાગ પ્રયત્નોથી લોકોમાં જાગૃતિ વધી છે. 250 કરતા પણ વધુ સ્વાસ્થ્ય શિક્ષણ શિબિરના પાયામાં આ જ વસ્તુ હોય અને અમારા એક શિબિરાર્થીઓની સંખ્યા 500-1000 સુધી જાય, પણ ભોજન તો માત્ર આપતા અને એ લોકોએ ભોજનની વાનગીઓ માણે અને એ લોકોને થાય કે ખરેખર પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા અને આવી પ્રાકૃતિક વાનગીઓ આટલી બધી શ્રેષ્ઠ છે તો આપણે કેમ ના લઈએ. પણ આ એમ કહેવાય ને કે ગુજરાતીઓ આરંભે સુરા, એક વખત વટના માર્યા તૈયાર થઈ જાય પણ એનું સ્ટેબિલિટી હજી નથી આવતી. એ સ્ટેબિલિટી લાવવા માટે આજે પણ હું આ પ્રયત્ન ચાલુ છે. જીવીશ ત્યાં સુધી મારા પ્રયત્નો રહેશે અને ક્યાંય કોઈને ઉપયોગી થતો હોય તો મારા અંતરાત્માને બહુ ખુશી થશે કે આવા સારા કામમાં હું નિમિત્ત બનું છું. હવે આ અંગે મારા આટલા વર્ષના અનુભવ પછી મને જે કેટલીક સમસ્યાઓ જો છે કે વિક્રેતાઓ, વપરાશકર્તાઓ માટે અને ખેડૂતો માટે ત્રણેયની જે કેટલીક તકલીફો મેં જોઈ છે, જો આપ આયોજકો મને રજા આપે તો એ મુદ્દાઓ હું ટૂંકમાં અને મારી એ સોલ્યુશન સાથેની તૈયારી છે. જો સંસ્થા મને બોલાવશે તો એના સમાધાન પણ આપીશ કે કેવી રીતે આને આપણે સોલ્વ કરી શકીએ અને સહજ રીતે જેથી વધુમાં વધુ વપરાશકર્તા વર્ગ વધે, વિક્રેતાઓની તકલીફ ઘટે અને ખેડૂતોને પણ પ્રોત્સાહન પૂરેપૂરું મળી રહે અને એનું વળતર પણ મળવું જોઈએ. ત્યાં સુધીની મારા આ સૂચનો છે. એ અંગે જો આપ અનુમતિ આપો તો હું 2 મિનિટમાં કેટલાક મુદ્દાઓ વધારે કહેવા માંગુ છું, કારણ કે મને સમય મર્યાદા આપવામાં આવી હતી માત્ર 5-6 મિનિટની. એટલે જો આપની અનુમતિ હોય તો એ મુદ્દાઓ પણ 2 મિનિટમાં પૂરા કરી આપું. समय की मर्यादा है. रमेश जरा समय ध्यान रखना, आखिर के लोगों को समय कम नहीं मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है. આપણે છેલ્લે પ્રશ્નોત્તરી आप વખતે जो સમય उचित એમાં समझे સવાલો આવે आपके सहयोग में हमेशा आए हम. વરજીભાઈ પ્રશ્નોત્તરી વખતે સવાલો આવે તમે ઓનલાઈન રહેજો, એ વખતે આપણે જોઈશું. પ્રશ્નોત્તરી વખતે भले ओके, बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद.
હવે પછીના વક્તા છે શ્રીપાલ અસલમાંથી. श्रीपाल हाँ जी यस. प्रणाम। श्रीपाल भाई ने शुरुआत 2001 में की थी और वो डायमंड के बिजनेस में थे मुंबई में, और हितरुचि महाराज की प्रेरणा से जीवन शैली ऐसी हो कि जहाँ पर कोई दिक्कतें ना हो, और इस तरह से उन्होंने जीवन शैली अच्छी हो इस तरह के बिजनेस में आए और इसी तरह से ऑर्गेनिक के बिजनेस में आए। और अहमदाबाद में मैंने जैसे बताया 2001 से है, 50 से अधिक प्रोडक्ट अभी वो बेच रहे हैं, करीब 3000 कस्टमर है और 3 करोड़ का टर्नओवर है अभी गुजरात में। यस श्रीपाल भाई प्लीज. हाँ जी प्रणाम। મારે અસલની શરૂઆત 2001માં થયેલી અને અમારું નામ અસલ સ્ટોરનું રાખવાનો આશય બી એ જ હતો કે આપણી જે પ્યોર, એક મિનિટ, મારો અવાજ આવે છે? યસ અવાજ આવે છે, થોડો મોટેથી બોલો. હા જી હા, એટલે અસલની શરૂઆતનો ઉદ્દેશ્ય એ હતો કે આપણી જે ભારતીય જીવન વ્યવસ્થા છે એને પુનર્જીવિત કેવી રીતે કરી શકીએ, એમાં આપણે જે ભાગ ભજવી શકીએ એ આશયથી શરૂઆત કરેલી. 2001માં જ્યારે શરૂ કર્યું ત્યારે અહીંયા અમદાવાદની અંદર ઓર્ગેનિક ફૂડ વિશે ઘણા બધા લોકોને મહદઅંશે બહુ વિશેષ માહિતી ન હતી. એટલે અમે એવો પ્રયત્ન કરતા કે જે લોકો અહીંયા આવે એમને આપણે સમજાવવાની સાથે થોડું ટેસ્ટ પણ કરાવીએ. એટલે અહીંયા ટેનામેન્ટમાં ખોલેલું અને અહીંયા ઉપર લોકોને ચૂલા ઉપર ઓર્ગેનિક બધું તૈયાર કરેલું હોય જે રસોઈ એ ટેસ્ટ કરાવતા. એમ કરતા લોકો જોડાતા લાગ્યા. અને મકાન જે અમે અહીંયા રિનોવેટ કરેલું રિનોવેશન માટે, તે સમયે આખું ચૂનાને પણ બળદની ચક્કીમાં પીસાવ્યો, ગોબરનું લીપણ કરાવ્યું. અમે અહીંયા ઇલેક્ટ્રિસિટી દીવા કે લાઇટ કે પંખા માટે યુઝ નથી કરતા, રાત્રે દિવેલના દીવા કરીએ છીએ. એટલે આ બધાનો આશય એ છે કે નાની નાની વસ્તુઓ હોય એ પણ આપણી જે પરંપરાગત પદ્ધતિથી જેટલું થઈ શકે એટલો પ્રયત્ન કરીએ. એમ કરતા જેમ જેમ આગળ વધતા ગયા એમ લોકો જોડાતા ગયા. અને અમે એક પ્રયત્ન એવો પણ કરતા કે ગુરુજીની નિશ્રામાં કે ક્યાંય પણ નાના મોટા ધાર્મિક પ્રસંગો હોય, વ્યવહારિક પ્રસંગો હોય, તો એમાં નાની પણ પ્રભાવનાઓ થતી હોય મંદિરોમાં, દેરાસરોમાં, તો અમે આપણો ઓર્ગેનિક ગોળ હોય એમાં નાના નાના રવાઓ બનાવતા. 1 કિલો હોય, 500 ગ્રામ હોય, 250 ગ્રામ હોય, 100 ગ્રામનું મોદક હોય, કે જેથી જેનું જે બજેટ હોય એમાં એક નાની નાની વસ્તુઓ પણ લોકોના ઘરે જાય. હવે પૂજામાં કેવું હોય કે 1000 માણસો આવતા હોય, 500 માણસો આવતા હોય, તો બધાની રિટર્ન ગિફ્ટ તરીકે એ પ્રભાવના રૂપે જાય એટલે ટેસ્ટ કરે. એમ કરતા લોકો જોડાવા લાગ્યા. અને અત્યારે અમને પ્રશ્નો ઘણા બધા આવ્યા અને આવતા હોય છે, પણ આપણે એમ વિચારીએ કે પ્રશ્નોની સાથેના રસ્તાઓ શું છે એમ કરતા ધીરે ધીરે લોકોને જોડતા જઈએ. એટલે અત્યારે અમે ગુજરાતના, મહારાષ્ટ્રના, કર્ણાટકના વિશેષ ખેડૂતો સાથે કામ કરીએ છીએ. અને અહીંયા આગળ ગુજરાતની અંદર અમારો જે અનુભવ છે, અમદાવાદ એક એવું માર્કેટ છે કે જ્યાં આગળ લોકો વધારે પ્રાઇસ કોન્શિયસ હોય છે. એટલે એ બધાની ચેલેન્જો સાથે આગળ વધતા ગયા છીએ. અને અમને અત્યાર સુધી શરૂઆતમાં જેમ જતન અને સૃષ્ટિ સંસ્થાએ જે અવેરનેસ માટે, જાગૃતિ માટે પ્રયત્નો કર્યા, એમાં પ્રોફેસર શ્રી અનિલભાઈ ગુપ્તા અને રમેશભાઈ પટેલ, આપણા કપિલભાઈ શાહ, એ વગેરેના પ્રયત્નો, ગુરુજીના આશીર્વાદ અને એમના થ્રુ ઘણા બધા લોકોને અમે જોડી શક્યા છીએ. હવે મારે જે આપને કહેવું હતું, ખેડૂતો સાથે અમારા જે વ્યવહારો થયા છે એમાં ઘણીવાર કેવું હોય છે, અહીંયા કસ્ટમરોને તો બધું જ સારી વસ્તુ તો જોઈતી જ હોય અને સારા ભાવમાં જોઈતી હોય. સારો ભાવનો મતલબ એ કે એમને રિઝનેબલ ભાવમાં જોઈતી હોય. એટલે સારી વસ્તુ સમય સમર્પે મળે. અને એ પણ એવું કે શહેરોમાં લોકોને છે ને સ્ટોક કરવો નથી, કેમ કે એના માટે જગ્યાના પ્રશ્નો હોય છે. બીજું કે એને સ્ટોક કરે તો ક્યારે મેન્ટેન કરવું પડે, સાફ સફાઈ કરવી પડે. એટલે એ બધું ન થતું હોય ને, એવા માટે જો ખેડૂતો પાસેથી તૈયાર થયેલું જેટલું આવી શકે ચોખ્ખું, ભલે મશીન ક્લીન ન હોય પણ મેન્યુઅલી પણ હાથથી ત્યાં આગળ સફાઈ થાય ને, એવું શહેરોમાં એટલું આસાન નથી. અને અહીંયા એના માટેના જાણકાર સફાઈ કરવાવાળા કે એને મેન્ટેન કરવાવાળા માહિતગાર માણસો પણ અવેલેબલ નથી હોતા. એટલે એ ખેડૂતોને એક અમારી રિક્વેસ્ટ હોય છે. બીજું એ કે અમે છે ને અહીંયા આગળ શરૂઆતથી લોકોને પ્રયત્ન એવા કરીએ છીએ કે લોકો વર્ષનું ભરે. એટલે અમે શું કરીએ કે લોકોને કન્વિન્સ તો કરીએ, પણ સાથે એ લોકોને થોડું પ્રાઇઝમાં બેટર કરી આપીએ કે સિઝનમાં જે વસ્તુ હોય એ થોડી ઓછા પ્રાઇઝમાં રાખીએ, જેથી લોકોને અટ્રેક્શન થાય કે ભાઈ અમે અત્યારે લઈ લઈએ. પછી એ જ વસ્તુની સિઝન થોડી ઓફ થાય ત્યારે એના ભાવ થોડા વધારી દઈએ, જેથી લોકોને ખ્યાલ આવે કે આ પ્રાઇસ ડિફરન્સ રહેતો હોય છે, એટલે પણ લોકો જોડાતા હોય છે. એવી રીતે ઘણીવાર એવું હોય છે કે આપણે ત્યાં છે ને ગુજરાતની અંદર વધારે પડતું બિયારણ દેશી ઓછું જોવા મળે છે, જ્યારે મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકના ખેડૂતોમાં અમારો એવો અનુભવ રહ્યો છે કે એ લોકો દેશી બિયારણ ત્યાં આગળ હજી પણ અવેલેબલ છે અને ઉગાડતા પણ હોય છે. ગુજરાતના ખેડૂતો ન ઉગાડવાનું એક કારણ એવું પણ છે કે એમને ત્યાં આગળ
એક તો અવેલેબિલિટીના ઇસ્યુ હોય છે બિયારણના, અને અહીંયા આગળ ઉત્પાદનની જે પ્રોડક્ટિવિટીની વાત આવે છે ત્યારે એવો પ્રશ્ન આવતો હોય છે કે વોલ્યુમ ઓછું આવતું હોય છે દેશી બિયારણમાં, એટલે લોકો હાઇબ્રિડ કે જે બજારમાં અવેલેબલ હોય એ બિયારણ ઉગાડતા હોય છે. પણ મારી એક રિક્વેસ્ટ છે કે આપણે જો દેશી બિયારણ ક્યાંયથી ન મળતું હોય તો પણ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ અધર સ્ટેટમાંથી, નહીં તો અમારા જેવાનો સંપર્ક કરશો તો હું બનતો પ્રયત્ન કરીશ કે આપને મેળવી આપીશ. જો દેશી બિયારણ કરશો ને તો એ છોડની પોતાની સ્ટ્રેન્થ, એટલે એની ગુણવત્તા તો સારી હોય છે, પણ એની જીવો સામેની ટકી રહેવાની ક્ષમતા બહુ સારી હોય છે. એવું અમને ઘણા બધા ખેડૂતો તરફથી જાણવા પણ મળ્યું છે અને આપણા સેમિનારોમાં પણ આ વાતો ચર્ચાતી હોય છે. એટલે એ ખાસ કરવું જોઈએ. બીજું કે એનું જે પ્રોસેસિંગ થતું હોય, સમજો કે આપણી તુવરની દાળ ગુજરાતની હોય છે એ સફેદ પૂઠાની હોય છે, અને મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકની લાલ પૂઠાની તુવરની દાળ હોય છે. એમાં ટેસ્ટમાં પણ એટલો બધો ફરક હોય છે, કસ્ટમરો પણ એને જ વધારે એપ્રિસિએટ કરે છે. પછી એનું જે પ્રોસેસિંગ હોય ને, જેમ કે આપણે દાળ કોઈ પણ બનાવતા હોઈએ તો જનરલી શું હોય છે, પલ્સીસ મિલમાં લોટ કરાવી દેતા હોય છે. પણ જો એને હાથથી કરી શકીએ તો બે વસ્તુ થશે. એક તો આપણે મશીનની જગ્યાએ લોકોને કામ આપી શકશું, એની રોજગારી થશે. બીજું કે ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરવું નહીં પડે, જ્યાં આગળ મશીન હોય ત્યાં આગળ આપણે લઈ જવું પડે ને પાછું લાવવું પડે. એની જગ્યાએ ગામમાં જ એ વસ્તુ થવા લાગે, અને હાથથી થયેલી વસ્તુની ગુણવત્તા વધારે સારી હોય છે. નો ડાઉટ એમાં ક્યારેક ફોતરા રહી જાય, ક્યારેક તૂટી ગયા હોય દાળ, એ બધું હજી ગૌણ છે, ચાલી શકતું હોય છે. ઘણી વખત આપણે એને સોર્ટિંગ કરી શકીએ જેથી કસ્ટમરને સારું આપીએ, અને આપણે ઘર વપરાશમાં કે બીજા કોઈ કસ્ટમર જે સમજે એને એ તૂટેલી દાળ પણ આપી શકીએ. એમ કરતાં પણ જો થઈ શકે ને તો હાથની પ્રોસેસિંગમાં જેટલા આવી શકશું એટલું વધારે સારું, અને દેશી બિયારણમાં આગળ જતાં પણ ભવિષ્ય આનું વધારે સારું રહેશે. અને બીજું, બિયારણ માટે ખેડૂતોએ આ બીજની કંપનીઓ ઉપર નિર્ભર નહીં રહેવું પડે. આપણે આપણા બિયારણ એકબીજા ખેડૂતો એકબીજાને આપી શકશે. એટલે આ મુદ્દો જરા વિશેષ ધ્યાનથી લેવાય. અને હવે તો આમ પણ જીએમ ફૂડ આવી રહ્યું છે, જો આપણે આપણા બિયારણો સાચવી શકશું તો એ વધારે સારું પરિણામ આપણને મળશે આગળ જતાં. એટલે દરેક ખેડૂતે આ એક વસ્તુ પોતાની જગ્યાએ જેટલું મેનેજ થઈ શકે, અને અમે અમારા લેવલે સંપર્ક કરવાનો પ્રયત્ન કરશું કે જેટલા ખેડૂતોને કોઈ પણ બિયારણ જોઈતું હોય. હમણાં અમે એવું કરેલું કે કર્ણાટકથી કાળા ચણા આવે છે અમારે, એ અહીંના એક ખેડૂતને અમે આપેલા છે, અને હવે આ વર્ષે ઉગાડશે એટલે જોઈએ એનું કેવું બિયારણનું રિઝલ્ટ આવે છે. એમ કરતાં એક્સચેન્જ કરતા જઈએ બિયારણ, જેથી આપણે ત્યાં પણ આપણા દેશી બીજ તૈયાર થવા લાગે. બીજું, દરેક ખેડૂતને છે ને પોતાની ઘરની જરૂરિયાત હોય છે. જેમ કે પોતે કઠોળ ઉગાડ્યા હોય કોઈ, તો એને અનાજ, મસાલા એવી બધી વસ્તુઓની પણ જરૂર હોય. હવે ખેડૂતોની કમ્પ્લેન જનરલી હોતી હોય છે કે અમને માર્કેટ નથી મળતું એટલે અમે ઓર્ગેનિક નથી કરતા. પણ એવું નથી કે જો એકબીજા ખેડૂતો પોતાની જરૂરિયાત બીજા ખેડૂતો પાસેથી ડાયરેક્ટ લેવાનું ચાલુ કરી દે તો પણ આ એક બહુ સારો સુઝાવ રહેશે, કે જેથી એનું એક બહુ મોટું માર્કેટ છે. આપણે જોઈએ તો ગુજરાતમાં ઓર્ગેનિક કરતા કેટલા બધા ખેડૂતો છે, અને એવા પણ ખેડૂતો જોડાશે કે જે લોકો ઓર્ગેનિક કદાચ કરતા નથી પણ એમને ઓર્ગેનિક ખાવા મળશે ને તો એ લોકો લેશે. એટલે અત્યારે અવેરનેસ ઘણી આવી ગઈ છે, એટલે જો એ પ્રયત્ન થાય ને તો પણ વધારે સારું છે. બીજું કે જો ખેડૂતો એક પ્રદેશમાં પોતાનું ગ્રુપ બનાવે એરિયા વાઇઝ, જેમ કે સૌરાષ્ટ્રનો કોઈ એરિયા છે તો એક ગ્રુપ બનાવે, તો મને એક પ્રોજેક્ટ એવો માઇન્ડમાં ઘણા સમયથી છે, રમેશભાઈ સાથે અત્યારે બધાની સામે જ ડિસ્કસ કરીએ કે ત્યાં આગળ એક નાનું ગંજ બજાર જેવું ઊભું કરી શકીએ. એનાથી શું થશે કે એ ખેડૂતોને જે અત્યારે પ્રોબ્લેમ છે, એક એક વસ્તુ ડાયરેક્ટ એક વેપારી કે કસ્ટમરને મોકલવામાં બહુ બધા પ્રશ્નો છે. જો એક ગંજ બજાર જેવું નાનું પણ થાય ને તો ત્યાં એ વસ્તુ બધા ખેડૂતોની આવે, ત્યાં એનું સોર્ટિંગ થાય, ત્યાં આગળથી જ એના જ્યાં હોલસેલમાં જ્યાં મોકલવાનું હોય વેપારીઓને જઈ શકે, અને એ આખું કોઓપરેટિવ મોડલ બની શકે. તો એક નાનું મોડલ હશે, એમાં બહુ ખર્ચાળ નહીં હોય, અને ત્યાંથી મેનેજ થાય. અને કેવી રીતે મેનેજ કરવું એ બધા સાથે મળી એકબીજાના જે ઓપિનિયન આવે એ રીતે આપણે ગોઠવી શકીએ. એટલે આ બધા અમારા જે અત્યારના અનુભવો છે એ પ્રમાણે અમને વાત કરી. આપના વિશેષ કોઈ પ્રશ્નો હોય, કોઈ મારા પાસેથી માહિતીની જરૂર હોય તો હું ચોક્કસ જણાવીશ. કોઈને પણ આ વિષયમાં કંઈ આગળ વધવાની ઈચ્છા હોય તો પણ અમને સંપર્ક કરી શકશે. બીજું કંઈ રમેશભાઈ આપનું કંઈ સુझाव હોય તો મને. धन्यवाद धन्यवाद। नहीं, ईश्वर में तो एक चीज आपसे जाननी थी। आपका टर्नओवर करीब 3 करोड़ जितना है, जी और 3,000 जितने आपके मेंबरशिप, आप प्रोक्योरमेंट कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं? आपके मैं पास 10 से अधिक हाँ प्रोडक्ट है, तो मैं ये फार्मर को, यहाँ के फार्मर अलग अलग है, सब जी अपनी तरीके से बनाते हैं, जी जी प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको कैसे इसके साथ जोड़ सकते हैं? हाँ, मैं ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है,
कुछ चीज़ें हमें साल की स्टॉक करनी होती है। जैसे हम लोग, हमारी खांडसरी है वो कर्नाटक में यूनिट में रिक्वेस्ट करके बनवाते हैं, तो वो खांडसरी हम साल की 30 टन जितना स्टॉक कर लेते हैं यहाँ पर ही। हमारा एक छोटा गोडाउन रखा है 30 टन, उसमें से हम 10 टन जितना खड़ी शाकर बनवा देते हैं, और बाकी की हमारी कुछ शरबत में और हमारे रीसेल में जो हम डायरेक्ट खांड से ही सेल करते हैं उसमें बेचते रहते हैं। बाकी जैसे फूड प्रोडक्ट, जैगरी का भी हमें साल का पूरा स्टॉक करना पड़ता है गुड़ के लिए, क्योंकि गुड़ साल में जब बनता है तभी हमें प्रोक्योर कर देना होता है। पर जैसे पल्सीज है, राइस है, जो चीज़ हम उसको डिवेल लगा के या स्टोर कर सकते हैं, जैसे राइस की वैरायटी है या तुअर दाल है, वो हम डिवेल लगा के स्टॉक कर लेते हैं। हमारा जो मकान है वो स्पेशल है, ऐसे तो ग्राउंड फ्लोर और ऊपर 2 फ्लोर है, यानी टोटल एक फ्लोर पे 900 स्क्वायर फीट एरिया है, तो समझ लीजिए 2700 स्क्वायर फीट एरिया हम यूज़ कर रहे हैं। तो बाकी का मैं फार्मरों से हम इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि हम उनको ज़रूरत होती है, हमारी रिक्वायरमेंट लिखा देते हैं और हम लॉट में लेते हैं, और उसके बाद का लॉट लेते हैं। हम उनको कंफर्म दे देते हैं कि हम आपके पास से, समझो कि अभी हमारे गुजरात के एक फार्मर है, उनके पास से हमने मूंग लिया था, उनके पास 400 किलो मूंग था। मेरे पास अभी मानसून की वजह से जगह का इश्यू था और मेंटेन करने की दिक्कत थी, तो मैंने उनको बोला कि मैं 200 किलो अभी लूँगा और 200 किलो बाद में मैं ले लूँगा। हमारी अश्योरिटी रहेगी और हम कमिटमेंट के हिसाब से पूरा भी करेंगे, आप ये रेट और हमारा ये कंफर्म करके रख लीजिए। वो वहाँ पे उन्होंने हाँ बोला। जब फार्मर्स की कन्वीनियंसी है तो वो हाँ बोलेंगे, नहीं है तो हम फिर हमारी ओर से मैनेज करने का ट्राई करते हैं, पर ट्राई करते हैं रोटेशन कैसे भी स्टॉक का मेंटेन करते रहे, तो ज़्यादातर दिक्कत नहीं आती है। अच्छी बात है। ये हमारे साथ जो भी आज के प्रोग्राम में जुड़े हैं फार्मर, उनको जी। भी ये समझना है कि ये स्टोरेज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपकी क्योंकि सही बात है। सबके पास इतना नहीं होता है। तो खुद का भी स्टोरेज करने का और कॉन्ट्रैक्ट करने का कुछ सोचना चाहिए कि भाई जो व्यापारी है, जैसे आप जैसे करते हैं, दूसरे भी और है जो आज जी, बोलने वाले हैं, लेकिन उनको माल कब देना है और कैसे देना है, ये सही बात है। उनको समझना चाहेगा। और थैंक स्टोरेज की कैपेसिटी अगर बढ़ जाएगी ना, तो व्यापारियों को सेल करने का प्रेशर नहीं आएगा। अरे खेडूतों को, सॉरी, खेडूतों को जो सीजन में सेल करने का दिक्कत आता है, वो उनके कम रेट में उनको देना पड़ता है, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद। दरअसल एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ऑर्गेनिक खाना खाली मनुष्यों को अच्छा लगता है ऐसा नहीं है, कीड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। तो इसलिए ये एक चैलेंज है, एक चुनौती है यूनिवर्सिटी के सामने कि किस तरह के पौधों का इस्तेमाल करें, किस तरह की वनस्पति का इस्तेमाल करें, किस तरह की सुगंध या एरोमा का इस्तेमाल करें, एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करें, जिससे स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट ना आए। सही बात वरना है। जो स्टोरेज है वो इतना आसान भी नहीं है जितना कोई लोग समझ लें इसका। ऑर्गेनिक फूड में पेस्ट अटैक ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ शुगर। बहनें रेगुलर आती है, वो मैनुअल क्लीनिंग कंटिन्यू पूरा साल चलता हाँ रहता है, हाँ हाँ, ये बात तो बतानी रखना ही जरूरी पड़ता है। है, वरना हाँ। लोगों को लगेगा कि आपने स्टोर कर लिया गोडाउन में और नहीं सब नहीं कुछ। नहीं, हाँ, वो बात जरूरी थी बतानी, वो ठीक नॉन है, स्टॉप चालू रहता है सर। बिल्कुल ठीक बात। के साथ बल्कि आपको आज हर 15 दिन में दाल का जो डब्बा है उसको हिला देना चाहिए। हाँ सही है। तो जो वीविल है वो अंडे नहीं दे पाएगा, जो कीड़े हैं सही उसके बात वो है। अंडे नहीं दे पाएंगे। ये बड़ा हाँ, शाश्वत तरीका है, 15 दिन में एक बार डब्बे को हिलाना है। सही बात है। चलिए जी, डॉक्टर साहब, मैं एक बात अभी शेयर करना चाहता हूँ। जी। अ, यहाँ के ऊंझा के कुछ व्यापारियों वगैरह ने ऑर्गेनिक क्यूमिन लिया था। किसानों ने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक क्यूमिन किया था, लेकिन वो जब एक्सपोर्ट हुआ तो वो कंटेनर वापस आया और उसमें पेस्टिसाइड के ट्रेसिस आए। तो बोला कि हमने जी। कहीं यूज नहीं किया है, फार्मर ने बोला, सबने बोला कि कहीं भी यूज नहीं किया है, तो क्यों ऐसा ट्रेसिस आए। बाद में पता चला कि जहां स्टोरेज किया था वहां उसको ना लगे, उसके बॉर्डर पे उन्होंने पेस्टिसाइड का समझ गया। स्प्रे किया था। अब वो ट्रेसिस आ गए। तो ये भी सही बात है। आप जो बता रहे हैं ना, स्टोर ग्रेन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। राइट सर। सही बात है, सही बात है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बतानी रह गई है, आपकी अगर परमिशन हो तो मैं बताऊं। वो जो ऑर्गेनिक अभी सर्टिफिकेशन के लिए जो मार्केट में कुछ सालों से जो मूवमेंट चल रही है, तो किसानों को एक रिक्वेस्ट है कि पहले तो ये सर्टिफिकेशन से घबराने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ये फार्म सर्टिफिकेशन प्रोसेस है। दूसरा कि सर्टिफिकेशन वाला मेजॉरिटी गुड्स जेन्युइन ऑर्गेनिक है या नहीं, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर बड़े फार्मर या बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व है, जिनको कोई ऑर्गेनिक के कंसेप्ट से, कमिटमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। पर हम लोग यहाँ कस्टमर्स को, शुरुआत में हमें कस्टमर्स पूछते थे कि आपका गुड्स कैसे ऑर्गेनिक है, हम कैसे जाने, तो हम उनको बताते थे
कि भैया आप टेस्ट करो और आप खुद ही क्वालिटी के बारे में जजमेंट लो, सर्टिफिकेशन के बारे में मत जाइए। और आज ऐसा दिन आ गया है कि लोग अपने आप, यानी मेरा यही कहना है कि हमें सर्टिफिकेशन के बारे में ज़्यादा वो गलत है या सही है वो भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। हमें अपनी क्वालिटी को जितना हो सके उतना अपने एथिक्स से उसको मेंटेन रखना है बिल्कुल सही कि बात। हम अपने घर में खाएंगे ऑर्गेनिक करके, बस। तो वो चीज़ अगर हम ध्यान पे रखेंगे तो बाकी ये सर्टिफिकेशन से ज़्यादा कुछ भी हमें होने वाला नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है उससे। धन्यवाद, धन्यवाद थैंक रमेश। यू। जी। सर आगे प्रेस्टीने ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड से मोहम्मद भाई हमारे साथ है। मोहम्मद भाई, प्रेस्टीने जी ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड से मोहम्मद भाई। यस जी, बहुत धन्यवाद मुझे इस अवसर पे बुलाने का। मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे। तो मैं एक कंपनी में काम करता हूँ यहाँ पे जिसका नाम है प्रिस्टीन ऑर्गेनिक्स। तो ये कंपनी पिछले 25 साल से बिजनेस में है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने सबसे पहली चीज़ जो बनाई थी तकरीबन 10 साल पहले, वो थी ऑर्गेनिक बेबी फूड। ये जो आपका, आप लोग तो जानते होंगे, आप लोग इसमें काफ़ी, आपसे बहुत सारे लोग वाकिफ़ होंगे, जो सेरेलैक है, जो नेस्ले करके जो बड़ी कंपनी है, अब वो बनाती है, सेरेलैक बनाती है और बहुत सारी चीज़ें इंडिया के लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे चावल और दाल हो गया, बच्चों के लिए रागी हो गया वगैरह। तो हम लोगों ने 10 साल पहले हमारी कंपनी ने सोचा कि इसी चीज़ को अगर बच्चों को ऑर्गेनिक दिया जाए, तो उसमें फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। तो हम लोगों ने उस हिसाब से हम लोगों ने ऑर्गेनिक, हम लोग इंडिया में सबसे पहली कंपनी है जो ऑर्गेनिक बेबी फूड इंट्रोड्यूस किया था हम लोगों ने। इसके बाद जो है हम लोग काफ़ी सारे ओवर द इयर्स, पिछले 10-15 सालों में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, जैसे ब्रेकफास्ट सीरियल हो गया, आपका दाल हो गया, आपका जो ये चावल हो गया, आपका फिर ये जो आटा वगैरह होता है, मिलेट्स जो होते हैं, जैसे कि बाजरा हो गया, आपका फिर ज्वार हो गया, इन सारी चीज़ों में हमारे पास ऑर्गेनिक, कंप्लीट ऑर्गेनिक रेंज है। तो दरअसल ये है कि ये चीज़ एक नए तौर से बनी है या क्या है? आप सब लोग तो जानते हैं, आप लोग फार्मर हैं, आप लोग किसान लोग हैं, आप लोग समझते हैं कि ऑर्गेनिक क्या होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, दुनिया में इसकी जो अहमियत है, इसका जो है बहुत ही मतलब दूसरे देशों में इसकी बहुत इज़्ज़त की जाती है। मतलब अगर कोई कहता है कि ऑर्गेनिक दाल मैं खाने लगा हूँ, तो उसका मतलब जो है कि वो मतलब या तो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, या फिर कोई ऐसा आदमी या ऐसा व्यक्ति है जो अपने मतलब जिसके पास बहुत पैसा है और वो लोग खाते हैं सिर्फ। ये जो है एक चीज़ जो है, हम लोगों ने, हमारी कंपनी ने इस चीज़ को लोगों के दिमाग से निकालने की कोशिश की है। क्योंकि सबको क्या लगता है दुनिया भर में कि अगर कोई चीज़ बिना पेस्टिसाइड के बनी हो, बिना इसके कोई ट्रीटमेंट, फर्टिलाइज़र कुछ के बगैर अगर उगाई जाए, तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्या है कि यस, नो डाउट, अब जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले आप लोग बात कर रहे थे कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करते हुए कैसे हम अपने अनाज को बचा के रखें, ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। लेकिन आप लोग को ये भी समझना चाहिए कि इंडिया में अभी जो है ऑर्गेनिक फूड को लेके एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। जब से ये कोरोना वायरस शुरू हुआ है इंडिया में, लोग अभी चाहते हैं कि वो जो भी खाए उसको सोच समझ के खाए। मतलब अभी पहले की तरह नहीं है, लोग जो कुछ भी खा लेंगे, बाहर के मार्केट्स में जो भी मिलेगा सब कुछ अपना लेंगे, ये नहीं है। क्योंकि लोगों को अभी बहुत नॉलेज आ गई है, उनकी जानकारी काफ़ी बढ़ गई है, और इसकी वजह से लोग अभी चाहते हैं कि एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को कंज़्यूम करें। लेकिन ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इतना आसान नहीं है बेचना, इसकी सर्टिफ़िकेशंस, मैं, आप लोग तो इससे काफ़ी वाकिफ़ होंगे कि इसकी सर्टिफ़िकेशन का प्रोसीजर क्या है, ये सब है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों को ये होता है हमारी प्रोडक्ट्स मार्केट करने में, कि हम लोगों को जो है कस्टमर को समझाना पड़ता है कि इससे फ़ायदा कि एक रेगुलर दाल खाने से और ऑर्गेनिक दाल खाने में फ़र्क क्या है? क्योंकि टेस्ट में कोई फ़र्क होता नहीं है। लेकिन जो है लोगों को ये समझाना पड़ता है कि एक काफ़ी दिनों के बाद, महीनों के बाद जो है आपका जो जिस्म होता है, आपका जो शरीर होता है, वो उसको आदत लगती है उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अभी जब से अगर आप लोग सोचेंगे, एक 6 महीने पहले तक बहुत सारी दवाइयाँ थीं, बहुत सारी मल्टीविटामिन लोग कोई नहीं खाता था इंडिया में, क्योंकि हम सारी चीज़ें सोचते थे कि ये हमारे खाने में अगर हम लोग खा लें, तो हम ये प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, हर किसी को अ, हर कोई चाहता है कि वो एक इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला कोई ऐसा भोजन खाए जो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके। और हर कोई अभी जो चाहता है कि ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम कर सके। लेकिन अभी क्या है, जैसे अभी हम लोग एक छोटी कंपनी है, हमारे कंपनी में लगभग 450 से 500 लोग काम करते हैं। और ब और हम जो है ना नेस्ले की तरह, ना केलॉग्स की तरह बड़ी कंपनी है जो जहाँ पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में अपने प्रोडक्ट को जो है बस डाल देंगे मार्केट में और बिक जाएगा, ऐसे नहीं होता। क्योंकि इसको बेचने के लिए हम लोग अपने प्रमोटर्स को फिर इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों को एजुकेट करते हैं, हम लोग बाकायदा जो है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है छोटी-छोटी पैम्फलेट्स होती हैं, जैसे इस तरह यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये एक हमारा पैम्फलेट है, ब्रोशर है। तो ये बहुत सारी चीज़ें लोगों को देनी पड़ती हैं, लोगों को समझाना पड़ता है कि अगर हमारे प्रोडक्ट को कंज़्यूम करने से उनके लिए फ़ायदा क्या है? क्योंकि लोग इतनी आसानी से इसको मानते नहीं हैं। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो आपकी जो रेगुलर दाल का जो प्राइस अगर मान लो कि ₹100 है कि प्रति केजी, ये आपको थोड़ा-सा महँगा पड़ेगा। क्यों महँगा पड़ेगा? लेकिन हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हमारे प्रोडक्ट को स अ, अपना ट्रेडिशनल जो दाल होती है उससे हमारी दाल का प्राइस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी, थोड़ा-सा ऊपर तो रहता है प्रोडक्ट का प्राइस, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि लोग इसको अफ़ोर्ड ना कर पाएँ। क्योंकि क्या है, गुड हेल्थ जो है, हेल्थी चीज़ जो है, ये हर किसी का हक है। ये हर किसी को मिलना ज़रूरी है, सबको इसकी आवश्यकता है। लेकिन हमने हमारे शरीर को बर्बाद कर दिया है, उल्टी-सीधी चीज़ें खा के, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र से भरी हुई दाल, चावल, सारी चीज़ें ऐसे हम लोग खा-खा के हमने अपने शरीर को बर्बाद कर लिया है। इसीलिए अगर आप देखोगे आज जो लोग कोविड के शिकार हैं, इस बीमारी के शिकार हैं, किसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है? जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है। जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, उन लोगों को ज़्यादा बुखार आता है, उन लोगों को ज़्यादा ज़ुकाम होता है, उन लोगों को ये कोविड की बीमारी भी, उसके काफ़ी सारे लोग शिकार हैं जिनके पास इम्यूनिटी बहुत कम है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप अपने डाइट में, हम लोग इन इन चीज़ों को हम बेचते हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्ट जो है इट इज़ बिल्कुल जो है ये मामूली दूसरे प्रोडक्ट्स की तरह माना जाता है मार्केट में। क्योंकि हमको ना कोई स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, ना हमको कोई स्पेशल प्रेफ़रेंस मिलता है। हमारे क्योंकि हम लोग जो है एक हेल्थी चीज़ दे रहे हैं मार्केट में, लेकिन हमको जब हम लोग अब जैसे रिलायंस हो गया या डीमार्ट हो गया या फिर अपना मोर सुपरमार्केट हो गया या अमेज़न हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, वो लोग उसी तरीके से हमसे पेश आते हैं जिस तरीके से वो दूसरे कंपनी जैसे जो बासमती चावल बेचते हैं, रेगुलर बासमती चावल जो दावत का बासमती चावल आता है, इंडिया गेट का बासमती चावल आता है, उनके साथ भी वही टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो हमारे साथ हैं। हम लोगों को कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से जो है हमारे प्रोडक्ट्स को हम लोगों को
बहुत पुश करने की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग प्रमोटर्स का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जैसे मैंने कहा आपको दिखाया, हम लोग बहुत सारा लिटरेचर प्रिंट करते हैं जो जिससे हम लोग लोगों को इसके बारे में बताएँ, समझाएँ, उनको बहुत-बहुत समझाना पड़ता है, तब जाके जो है लोग इसकी अहमियत समझते हैं और फिर इसको अपनाते हैं। लेकिन अ, अगर आप समझते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होने से मुझे हम लोग को जो है लिस्टिंग फीस पे करनी पड़ती है हर जहाँ पे भी आप चाहे वो रिलायंस हो या डीमार्ट हो या फिर आपका बिग बाजार हो, वहाँ पे आपको आपका प्रोडक्ट रखने के लिए आपको एक फीस पे करनी पड़ती है। ये फीस पे करने के बाद फिर आपको जो है कंपनी को जैसे रिलायंस को तकरीबन 25 से 30% मार्जिन देना पड़ता है और फिर वो जाके आप तब जा और कभी ये मार्जिन तकरीबन 40% तक जाती है। तो एक तो हमारा प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इसको प्रोक्योर करने के लिए काफ़ी रेगुलर चैनल से हम लोग नहीं ले सकते। हम सिर्फ ऑर्गेनिक सर्टिफाइड सप्लायर से और फार्मर से खरीदते हैं ये प्रोडक्ट। एक तो ये प्रोडक्ट मिलने की मुश्किल होती है और दूसरी चीज़ जो है इसका प्राइस हम लोग अगर इसको जितना हो सके कम रखते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि ऑर्गेनिक जो है हर किसी का हक है। लेकिन ये चीज़ अभी यहाँ के इंडिया का जो रिटेल सेगमेंट है, मार्केट है, ये समझता नहीं है। वो लोग अभी भी इसको एक रेगुलर प्रोडक्ट की तरह मानते हैं और उसको सेम स्टेटस देते हैं। तो इसके लिए जो है मेरी बहुत गुज़ारिश है फार्मर्स के साथ कि आप लोग अपना कोऑपरेटिव बनाएँ, आप लोग अपना एक यूनियन बनाएँ ऑर्गेनिक फार्मर्स का और गवर्नमेंट से डिमांड कीजिए कि हम लोग जो है बिना पेस्टिसाइड के, बिना इसके बिना कोई जिस तरीके से फार्मिंग की जानी चाहिए उस तरीके से हम लोग कर रहे हैं फार्मिंग। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, कुछ हम लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, कुछ हम लोगों को एक स्पेशल प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये जब तक फार्मर्स नहीं बात करेंगे, जब तक आप लोग एक सारे एक आवाज़ में नहीं बोलेंगे, जब तक गवर्नमेंट हमारे लिए हम जैसे सेलर्स के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर इसके बारे में अगर हम लोग इस प्रोडक्ट्स को आम चीज़ बनाना चाहते हैं, जो हर किसी के घर में ये हर कोई खा सके, हर कोई इसको कंज़्यूम कर सके। अभी मोहम्मद भाई थोड़ा समाप्त जी, करना पड़ेगा, समय की सीमा है जी, जी। और भी ठीक है। साथी हैं। हाँ, हाँ, आपने अपनी बात काफ़ी विस्तार से बताई है, इसको संक्षेप शुक्रिया। में समापन की तरफ ले चलिए। जी, तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जो है फार्मर्स एक यूनियन बनाएँ और अपनी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि आपको एक स्पेशल प्रिविलेज दिया जाए या फिर आपको एक सब्सिडी मिले गवर्नमेंट से, ताकि जो है आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकें और ये डिमांड करें कि जो लिस्टिंग फीस जो है अ, हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए कम होनी चाहिए एंड इट शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक अ रेगुलर प्रोडक्ट फॉर एवरीबॉडी एल्स। ठीक है? अच्छा, धन्यवाद। कोई सवाल है तो मैं अगर उसका मैं कोशिश करूँगा। लास्ट में सवाल लेंगे। ओके। रमेश? मतलब एक चीज मुझे आपसे जाननी थी कि आपको कंटिन्यूअस मटेरियल कैसे मिलता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो ऑर्गेनिक है और उसको लेना है, आपको भी जी, मार्केट में कंटिन्यूअस खड़ा रहना है। एक बार जी। माल बेच दिया, बाद में ये माल नहीं मिलेगा, ग्राहक दूसरी ओर चला जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोक्योरमेंट कहाँ से करते हैं और आप प्रोसेस कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, थोड़ा हाँ। ब्रीफ में कर देना। हाँ जी, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास जो है पिछले 15-20 साल से इस बिज़नेस में रहने की वजह से काफ़ी सारे कर्नाटका में पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में हम रजिस्टर्ड डीलर्स होते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के और कुछ डायरेक्ट फार्मर से हम लोग प्रोक्योर करते हैं। फिर उसको जो है हम लोग सिर्फ उसकी क्लीनिंग और पैकेजिंग करके और हम लोग उसको बेचते हैं। तो हम ऐसे इसका हम लोग कैलेंडर बना लेते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स कब मिलेंगे, कितने दिन तक मिलेंगे और कहाँ से हमको प्रोक्योर करना है। तो हमारी प्रोक्योरमेंट टीम जो है एक कैलेंडर के तरीके से काम करती है कि अगर इस बार हम लोगों ने गुजरात से लिया है, तो अगली 3 महीने तक वी कैन नॉट डिपेंड गुजरात के फार्मर से।
तो देन हम लोग तेलंगाना के फार्मर से या फिर कर्नाटका के फार्मर से या फिर पंजाब हरियाणा उस बेल्ट से हम लोग लेते हैं। और काफी सारे जो है अभी रजिस्टर्ड सप्लायर्स आए हैं मार्केट में, जो फार्मर से ये सारा कलेक्ट करके सारा अनाज और फिर वो हमको सप्लाई करते हैं। तो ये 2 तरीके से प्रोक्योरमेंट होती है इसकी। लेकिन डेफिनेटली प्राइस जो होता है बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, तो हम लोगों को प्राइसेस जो है कभी कभार कम करनी पड़ती हैं, कभी कभार बढ़ानी पड़ती हैं। और कोई सवाल? बस, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। रमेश, मेरे ख्याल से अगले स्पीकर को राहुल माथुर अगर लाइन पे है, राहुल माथुर, श्रेष्ठा नेचुरल बायो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड से। राहुल जी, मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा समय सीमा तय कर दो रमेश, नहीं तो फिर कुछ लोग बाकी आखिर के लोगों को समय नहीं मिलेगा। राहुल जी, बिल्कुल, बोलिए। राहुल जी, आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं प्लीज। मैं राहुल माथुर हूँ और मैं श्रेष्ठा नेचुरल बायो प्रोडक्ट्स कंपनी से हूँ, जो कि ऑर्गेनिक के क्षेत्र में पिछले 16 सालों से, मतलब हम 2004 से ऑर्गेनिक के अंदर काम कर रहे हैं। और हमारी जो संस्था है वो पहली ऐसी संस्था है जिसने 2004 से सीधा किसानों के साथ काम किया जैविक खेती के ऊपर, और पूरे नियम कायदों का पालन करते हुए कि हम लोगों का जो है पूरा किसान जो है शुरू से लेके हमारे जो भी सप्लायर हैं या जो भी हमारे रिटेलर हैं जहां हम प्रोसेस कर रहे हैं, और जो भी हमारे सप्लाई चेन में आता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के, उसमें वो पूरा का पूरा सर्टिफाइड है। तो मैं स्टार्ट करूंगा हमारा 2014 से इसमें ऑर्गेनिक से 2004 से हमने ऑर्गेनिक शुरू किया था, और हमारा जो ब्रांड नेम है वो है 24 मंत्रा। तो 24 मंत्रा का मतलब 24 घंटे ऑर्गेनिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि संस्कृत में एक शॉर्ट श्लोक है, त्वम भूमिर अपो अनलो अनिलो नभा, कि हम जो भी हैं हम इन 5 तत्वों से बने हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी इन्हीं 5 तत्वों के अलावा किसी छठे चीज से नहीं बना है। जो भी प्रकृति ने हमको दिया है उसी से हमारा ये उत्पाद तैयार हुआ है, किसानों ने उसको तैयार किया है और हमने उसको आगे आप जो है कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं। और हम लोगों की टीम सिर्फ और सिर्फ किसानों के साथ ही काम नहीं कर रही, बल्कि किसानों से उत्पाद खरीदना, उसको प्रोसेस करना, जिस रूप में कस्टमर को चाहिए उस रूप में उसको बनाना, और उसको फिर तैयार माल को शेल्फ पे रखने का काम करती है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि लगभग 30 देशों और में भी हम लोगों का माल जो है वो जाता है। और इस कंपनी को जो बनाया उसके पीछे ये था कि सबको टिकाऊ जीवन मिले, किसानों को जो है टिकाऊ जीवन मिले, जो हमारे कस्टमर हैं जो ऑर्गेनिक खा रहे हैं उनकी जो जीवन शैली है उनमें टिकाऊपन आए, और जो पृथ्वी जो ये सब कुछ दे रही है, जो प्रकृति जो सब कुछ दे रही है, वो अनंत वर्ष तक, अनंत काल तक हमको यही सब चीजें देती रहे। तो हमारे जो है 300 प्रोडक्ट के आसपास अभी आज की डेट में हमारे प्रोडक्ट हैं, और ये जो 300 प्रोडक्ट हैं इसमें सब कुछ है। आपके रसोई में जो भी लगता है, चाहे वो गेहूं है, चावल है, आटा है, दाल है, मसाले हैं, चाय है, सब कुछ जो है, गुड़ शक्कर, सब कुछ जो है हम लोग ऑर्गेनिक करते हैं। और इस ऑर्गेनिक को करने के लिए हमारे साथ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगभग 60,000 किसान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। 45 से 50,000 किसान हमारे साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं जिनसे हम प्रोक्योरमेंट करते हैं, और कुछ ऐसे किसान हैं जो कि हम किसी संस्था से संबंध है, उस संस्था से हम लोगों का टाई अप है, हम उनसे मटेरियल लेते हैं। तो ऐसे करके आज की तारीख में हम लोग लगभग 3 लाख एकड़ में पूरे इंडिया में हम लोग काम कर रहे हैं। और इस माल को जैसा कि रखना है, रखाने के लिए खरीद लिया, टाइम पे खरीद के उसको स्टोर करने के लिए, तो जो हमारे वेयर हाउसेज हैं, वेयर हाउसेज से लेके प्रोसेसिंग फैसिलिटीज तक सभी की सभी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। एनपीओपी इंडिया के लिए, एनओपी यूएस के लिए और ईयू स्टैंडर्ड्स के लिए। और हमारी जितनी भी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज हैं वो सभी एफएसएस सर्टिफाइड हैं। और हम लोग जो हैं ये किसानों के साथ जब काम करते हैं तो सिर्फ खाली ये नहीं करना कि भाई आप ऑर्गेनिक करो करो करो, ऐसा नहीं। हमारे फील्ड में लगभग इन 60,000 किसानों को संभालने के लिए आज की तारीख में लगभग 300 लोगों की पूरी टीम है जो सिर्फ और सिर्फ
डायरेक्ट इन किसानों के साथ टच में रहती है। उनका काम ही यही है कि वो किसानों के पास जाएं, उनसे बात करें, उनको क्या समस्या आ रही है उसका समाधान दें, और कैसे क्वालिटी का प्रोड्यूस तैयार हो उसकी वो उनको जानकारी दें। तो ये जो है वो काम हमारी फील्ड टीम करती है। फिर जब माल खरीद के हम हमारे पास प्रोसेसिंग सेंटर पे आता है, तो हम ये निश्चित करते हैं कि बिना बात ही उसको ज़्यादा रगड़े ना, माल को खराब, मतलब प्रिजर्वेटिव्स डाल रहे हैं आज, कोई केमिकल किसान नहीं डाल रहा, पर जब फैक्ट्री में माल आ रहा है तो उसको लंबे टाइम तक रखने के लिए, बचाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स और तरह तरह की चीज़ें यूज में ले। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे उत्पाद में नहीं हो। दूसरा, जब हम किसानों से माल खरीदते हैं तो उनको प्रमोट करते हैं कि आपके एरिया में जो आपकी ज़मीन को सदता है वो फसल लगाइए, वो वैरायटी लगाइए। ऐसा नहीं है कि हमको हाइब्रिड चाहिए या बड़ा दाना चाहिए, नहीं, हमको ऐसा दाना दो जिसमें स्वाद हो, जो आपके खेत पे अच्छे से पनपे। तो जो पुराने बीज थे वो एक तरीके से हम उसको संरक्षण का काम भी कर रहे हैं। हमको समस्या आई थी कि किसानों की क्वालिटी जो रहती है वो कंसिस्टेंट नहीं रहती। बाजार में जब माल देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज एक क्वालिटी दे दी, कल दूसरी क्वालिटी दे दी। बाजार में टिके रहना है तो हमको एक समान क्वालिटी देनी पड़ती है। तो उसके लिए हम लोगों ने जो यूनिवर्सिटीज़ का और इनका काम है वो भी हमने शुरू किया कि सीड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया। किसानों को सेलेक्ट करके उनके यहाँ पे ऑर्गेनिक बीजों का उत्पादन करा के फिर वहीं पे उन्हीं किसान के आसपास के एरिया में किसान भाइयों को वो बीज हमने बांटे। और हम लोग जो है ये ऐसे नहीं है कि इंडिविजुअल फार्मिंग कर रहे हैं, हम लोग ग्रुप में करते हैं, समूह बना के करते हैं। ये जो 60,000 किसान हैं ये लगभग 150 ग्रुप के अंदर बनाए हुए हैं, और पूरे कंट्री में ऊपर जम्मू से लेके नीचे तमिलनाडु और इधर सिक्किम से लेके गुजरात तक हम लोगों का नेटवर्क है। आज की तारीख में हम लगभग 15 स्टेट कवर कर रहे हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि हमारे बंदा जो हमारा जो 300 लोग हैं वो 300 लोग महीने भर में हर किसान को, हर 60,000 किसान, सब 60,000 किसानों को महीने में कम से कम 2 बार पर्सनली उनके खेत पे मिले। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसकी जानकारी हम उनसे लेते हैं, और ज़रूरत है तो हम उनको जानकारी देते भी हैं। फिर एक बाहर की टीम भी है जो बीच में हर साल में 2 बार फसल में एक बार आके चेक करती है कि क्या किसान सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही सब कुछ है हमारी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज के लिए। एक अलग डिपार्टमेंट है जो जाके यही चेक करता है कि ये माल आया तो कहाँ से आया, कैसे आया, पूरा खोदते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हमारी जो भी हम लोग कर रहे हैं वो सभी पूरा का पूरा थर्ड पार्टी द्वारा सर्टिफाइड है। देश में जो 30 मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं, हम उनमें से 6 सर्टिफिकेशन बॉडीज के साथ आज काम कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे सिर्फ एक ही के साथ काम कर रहे हैं या 2 के साथ कर रहे हैं, हम लोग 5-6 सर्टिफिकेशन बॉडीज के साथ एक साथ काम कर रहे हैं। और हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा माल कहाँ से आया है, हमको वो पता हो कहाँ से आया है। कोई भी चाहे तो ट्रैक कर ले कि हमारा माल कहाँ से आया है, किस किसान से आया है। और जितनी भी है हम लोगों की यूनिट्स मैंने बताया, और हम लोगों ने एक प्रोटोकॉल भी डेवलप किया। जैसे अभी स्टोरेज की और ये सब की बात हो रही थी तो मैं सुन रहा था, तो हम लोगों ने अलग अलग फसलों के लिए फ्यूमिगेशन, एक बड़ा चैलेंज है, ऑर्गेनिक में फ्यूमिगेशन अलाउड नहीं है। तो हम लोगों ने फ्यूमिगेशन जो है CO2 फ्यूमिगेशन स्टार्ट किया इंडिया में पहली बार। और हम लोगों के पास आज प्रोटोकॉल्स हैं कि किस बीज को या किस अनाज को कितने टाइम तक कितनी क्वांटिटी में CO2 से कितने दिन के लिए फ्यूमिगेट करेंगे तो कीड़े उसके अंडे जो है नष्ट हो जाएंगे, और कितने अंतराल पे करना है। तो वो प्रोटोकॉल भी हम लोगों ने, हमारी R&D ने उस चीज़ को डेवलप किया है। तो जैसा मैंने कहा कि हम लोगों के लगभग 300 प्रोडक्ट हैं, इसमें आपके आटा, दाल, चावल, तेल, मसाले सब कुछ हैं। और हम लोग पहले तो अग्रणी थे फ्रूट पल्प में भी, मगर अभी हम लोगों का फ्रूट पल्प भी है, मगर अभी हम लोग जो है देश से ब्रांडेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है, जो थैली में है पैक होके ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिक के, उसमें हम लोग कर रहे हैं। और वो सबसे बड़ी कंपनी है, और लगभग 30 देशों में हमारा 24 मंत्रा के प्रोडक्ट, भारत के प्रोडक्ट जा रहे हैं आज की तारीख में। तो बस यही बोलना था, और कुछ अगर किसी के सवाल हैं तो। साथियों, ये बड़ी खुशी की बात है कि राजशेखर मेरा स्टूडेंट रहा है IIM में,
और कहाँ गया, और मुझे बड़ा फक्र है, अगर कभी बाद में जरूरत पड़ेगी तो राजशेखर से भी बात करा देंगे। राहुल, तुमने बहुत अच्छा विवरण दिया सारी बातों का, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली बात जो है बड़ी सरल है, सुलभ है, कोई रेसिड्यू नहीं होता इसका, सेफ है, ये बहुत अच्छी तरीका है। और भी तरीके हैं लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे बाद में, एक बार जब हमारी पॉलिसी बनेगी तब हम राजशेखर की मदद लेंगे। बिल्कुल सर। रमेश, अब आर्य संस्कृति से मिथुन भाई हमारे साथ है, तो मिथुन भाई को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए। मिथुन भाई मेरे साथ ही बैठे हैं, 1 मिनट में अपना वीडियो चालू करता हूँ। प्रणाम। तो प्रेजेंटेशन दिखा दो, प्रेजेंटेशन दिखा दो। प्रणाम, आप સૌને મારા વંદન। 1994 ક્લોડ અલ્વારીસજીની સાથે બીટ્સ પિલાની રાજસ્થાનમાં જે છે ત્યાં મારે જવાનું થયું એમની સાથે, અને 5 થી 6 દિવસ ઓર્ગેનિકની એક કોન્ફરન્સ માટે જ એમને ત્યાં એમની સાથે રોકાયો, અને બીજી ઘણી બધી જગ્યાએ ફર્યો। ત્યારથી આ બીજ એક પડ્યું કે ઓર્ગેનિકની દિશામાં મારે કંઈક કરવું છે। एक मिनट सर, आवाज आ रहा है? हाँ चलो। ત્યારબાદ 1999 ઘરેથી ગાયનું ઘી, વનસ્પતિ રંગનું કાપડ એવું લાવીને હું ઓર્ગેનિકનું લાવીને હું વેચતો, અને ત્યારથી આ શરૂઆત થઈ। ત્યારબાદ 2001 મુંબઈમાં અસલ ચાલતું, એ અસલના જે સ્થાપક હતા શૈલેષભાઈ, એમણે અમને અમદાવાદ અસલમાં મને અને શ્રીપાલબેને જોડ્યા, અને 2005 મેં આર્ય સંસ્કૃતિ શરૂ કર્યું। આ ધંધો બધાને એવું લાગતું હોય છે કે આ બહુ લોભામણું છે, તરત એમાં પડી જઈએ, એમાં પૈસા ખૂબ છે, પણ એની સાથે ખૂબ મહેનત પણ છે, એની સાથે બહુ બધી જવાબદારીઓ પણ જોડાયેલી છે। એટલે આ ધંધો જો નીતિથી કરવો હોય તો તમારે સંઘર્ષ કરવો પડશે। હું એક બહુ સીધી રીતે આપણે પ્રોક્યોરમેન્ટ કરીએ એટલે ખેડૂતો પાસેથી માલ લાવવો પડે। હવે વર્ષમાં એક જ વખત ખેડૂતો પાસેથી માલ મળે, 2-3 વખત તો લગભગ ભાગ્યે જ કોઈ ખેડૂતો પાસેથી માલ મળતો હોય છે। એમાં પણ અમારે એ શોધવાનું કે એ ખેડૂત હાઇબ્રિડ સીડ વાપરે છે, કેવા પ્રકારની ખેતી કરે છે, એ અમને પસંદ છે કે નહીં। જો એ ખેડૂત ડાયરેક્ટ કસ્ટમરોને માલ વેચતો હોય તો એ ખેડૂત પાસેથી માલ લેવાનો કોઈ મતલબ નથી, કારણ કે એમના ભાવ ખૂબ ઊંચા હોય। એટલે આવી રીતે અમે લોકો આર્ય સંસ્કૃતિમાં પ્રોક્યોરમેન્ટ કરીએ છીએ। ખેડૂતો પાસેથી જ લેવું એવું એક નિયમ બનાવ્યો છે। બને ત્યાં સુધી વેપારીઓ પાસેથી નહીં લેવું, કારણ કે અમને ખ્યાલ ના પડે કે ખેડૂતો કોણ છે, એ જાળવીએ છીએ આર્ય સંસ્કૃતિમાં। બીજું એ છે કે ઓર્ગેનિકનો ધંધો એ ખરેખર દેડકાની 5 શેરી જેવું છે કે એક માલ હજી લાવ્યા હોઈએ, લગભગ 50-60 વસ્તુઓનો હું ધંધો કરું છું, અને એમાંથી એક માલ હજી ઘઉં લાવ્યા, ચોખા લાવ્યા અને હળદર લાવી, તો ત્યાં સુધીમાં તો ઘઉં પૂરા થઈ ગયા હોય, પાછું હળદર ને એ બધું આવીને હજી વેચે, એટલે 12 માસ આ બધી વસ્તુઓ અમને મળતી નથી। એટલે ઘણી વખત ઘણા કસ્ટમરોને અમારે ના પણ પાડવી પડે છે, અને એનાથી એ લોકોને અમારી જેન્યુઇનિટી પણ ખબર પડે છે કે ચાલો આ 12 માસ તો વસ્તુ મળે નહીં, અને આખું વર્ષ સ્ટોર કરવું, આટલી બધી વસ્તુ ખેડૂતો પાસેથી લાવવી। ખેડૂતો નાના બધું સ્મોલ બેચ પ્રોડક્શન હોય, એ લોકોને પાસે ટન બંધ તો ભાગ્યે જ મળતું હોય, એ બધું એટલે એના કારણે એમની પાસે પ્રોસેસિંગ યુનિટ પણ ના હોય, માટે સ્ટોર ઉપર બધી જ વસ્તુઓ લાવી એને બહેનો પાસે ચડાવડાવી, વીણાવડાવી, અને બધું હાથેથી જ બને ત્યાં સુધી કરું કે જેથી આ એટલા લોકોને વધારે ને વધારે અમે આ રોજીરોટી આપવી। કારણ કે આર્ય સંસ્કૃતિ એ ફક્ત
એક ઓર્ગેનિક સ્ટોર જ નથી, પરંતુ અમે કેવી રીતે કમ્યુનિટીને પણ સાથે જોડીએ અને એ રીતે આ બધી અનાજ કઠોળ વગેરેનું અમે પ્રોસેસિંગ કરાવડાવી. હવે આ પ્રોસેસિંગમાં પણ ખર્ચાઓ લાગે, એટલે એ બધાને પહોંચી વળવા, અમારા દુકાનના ભાડાઓને ભરવા, અમારા સ્ટાફને પણ પગાર ચૂકવવો, આ બધું જ્યારે આ બધાના સંઘર્ષમાંથી એક ઓર્ગેનિકનો બિઝનેસ થતો હોય છે. બીજું લગભગ આજથી 5-7 વર્ષ પહેલા અમે લોકોએ 1800 પ્રકારના ચોખાનું એક એક્ઝિબિશન કર્યું હતું. કારણ કે મારી ઈચ્છા એવી છે કે દેશી બીજ, હાઇબ્રિડ બીજને છોડીને દેશી બીજ જો લોકો સુધી પહોંચે, એનું અનાજ વધારે ને વધારે ખવાતું થશે, એની અવેરનેસ આવશે, તો સામે ખેડૂતોને પણ મન થશે કે અમારે હાઇબ્રિડ બીજ છોડવા છે અને દેશી બીજો તરફ વળવું છે. એનો ઘણો સારો રિસ્પોન્સ મળ્યો. એનો રિસ્પોન્સ એવો મળ્યો કે ચોખામાં તો અમે 4 થી 5 પ્રકારના દેશી બીજના ચોખા દેશભરમાંથી લાવીને અહીંયા વેચીએ છીએ. પણ ગયા વર્ષે કે આથી 3-4 વર્ષ પહેલા જે અમે ટુકડી ઘઉં વેચતા હતા, એ લગભગ અડધા કરતા પણ ઓછા થઈ ગયા છે. અને ભાલિયા કે કઠિયા કે ખપલી ઘઉં, એનો અમારો જે વપરાશ હતો એ 3 થી 4 ગણો વધી ગયો છે. અમારા માટે સોર્સિંગ છે એ બહુ મોટી ચેલેન્જ છે. કારણ કે ખેડૂતોને શોધવા, આજે મેં આપને જેમ કહ્યું કે એક વસ્તુ પૂરી થઈ, હવે એક વસ્તુ અનાજની પૂરી થઈ એટલે પછી કયા ખેડૂત પાસેથી હશે, એના માટે દેશભરમાં ફોનો કરવાના. એટલે જુદા જુદા જગ્યાએથી માલ લાવવો, અને એ લાવીએ એટલે ત્યાં સુધીમાં તો કસ્ટમર જતો રહ્યો હોય. આવા કંઈક અમને ચેલેન્જીસ રહેતા હોય છે. બીજું અમે એવું કરીએ છીએ કે આર્ય સંસ્કૃતિ એ એક કમ્યુનિટી સ્ટોર છે, નહીં કે એક મારો પર્સનલ સ્ટોર. એટલે દરેક અને સાથે સાથે આખી જીવનશૈલીને ફરીથી બેઠી કરવી છે. તો અમારું કાપડ પણ ઓર્ગેનિક હોય, કાંસાના વાસણ પણ વેચાતા હોય. એટલે જે લોકો આ પ્રકારનો ધંધો કરવા માંગતા હોય તેમને મારે આ વાત ખાસ પહોંચાડવી છે કે તમે એક જ વસ્તુ ઉપર ફોકસ કરો છો, એની સાથે આવી બીજી બધી વસ્તુઓ ઉપર પણ જો ફોકસ કરવામાં આવે તો લોકોને જીવનશૈલી તરફ વળવા માટેની ઘણી બધી પ્રેરણા મળશે. ઓર્ગેનિક અનાજ અમારે ત્યાંથી લઈ જાય અને પછી નોનસ્ટિકમાં રસોઈ બનાવે કે એલ્યુમિનિયમમાં રસોઈ બનાવે તો ખરેખર એનો કોઈ ફાયદો નથી. સાથે સાથે હમણાં ઘણી બધી શ્રીપાલે પણ આ બાબતે સારી એવી ચર્ચા કરી કે સર્ટિફિકેશન. અમે લોકોએ જ્યારે પણ સર્ટિફાઈડ માલ લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસેથી, એ મોટી કંપની હોય કે સાવ સામાન્ય બીજો કોઈ વેપારી હોય, એ બધા લોકો અમને એમ જ કે તમારે આ માલ મળશે પણ સાથે સર્ટિફિકેશનના અલગ પૈસા લેવા પડશે. મને નવાઈ લાગે છે કે સર્ટિફિકેટ લેવું હોય તો અલગ પૈસા શા માટે? માલની જોડે સર્ટિફિકેટ સાથે જવું જોઈએ. એટલે આ ક્યાંક કંઈક ગડબડ થઈ રહી છે. આ જે કંપનીઓ જે છે તેમાં આખું વર્ષ આટલો બધો માલ સાચવવો, આટલો બધો માલ પહેલા તો લાવવો અને જુદા જુદા પ્રદેશોમાંથી લાવવો, એના ખર્ચાઓ લાગે, એને સફાઈ કરવું, એને સ્ટોર કરવું, અને છતાં પણ એવું બન્યું છે કે કંપનીઓનો માલ ખેડૂતો કરતાં પણ સસ્તો હોય અને એ લોકો જ અમને સર્ટિફિકેટ વેચાતા અમને આપે છે. સર્ટિફિકેટો બજારમાં પુષ્કળ છૂટથી વેચી રહ્યા છે. એટલે માલ કોઈક બીજાનો હોય અને સર્ટિફિકેટ કોઈ બીજાનો હોય. આવું જ્યારે સિનારી ઊભો થાય ત્યારે અમને ડર લાગે છે કે હવે આ ઓર્ગેનિકનું ખરેખર ભવિષ્ય શું છે? જો સર્ટિફિકેટ નથી તો સરકાર અમને પકડી લઈ જશે. સર્ટિફિકેટ નથી તો ઘણા કસ્ટમર્સ અમને કહે છે કે તમારી પાસે સર્ટિફિકેટ નથી, તમારે કઈ રીતે માનવું કે તમારું સાચે ઓર્ગેનિક છે કે નહીં? કસ્ટમરોનું એડ્યુકેશન કરીએ, કસ્ટમરોને સમજાવીએ કે ખરેખર આ વિશ્વાસથી ચાલતો ધંધો છે. મારા દેશનો ખેડૂત એટલો પણ નીચે પડી નથી ગયો કે અમને છેતરવાનું કામ કરશે. તેમ છતાં પણ અમે બને તેટલો પ્રયત્ન લોકોને આ દિશા તરફ વાળવાનો કરીએ છીએ. ખેડૂતો પાસેથી મને એક અપેક્ષા એ છે કે આ ઓર્ગેનિકનો ઘણા ખેડૂતો હવે એ રીતે પણ વળ્યા છે કે કારણ કે ઓર્ગેનિકમાં વધારે પૈસા મળે ને માટે આપણે ઓર્ગેનિક કરીએ. પણ હું આ 20 વર્ષથી આ જોતો આવ્યો છું કે ખરેખર એવું નથી. ઓર્ગેનિક એ ચોક્કસ એમાં પૈસા હશે, પરંતુ એ સમાજ પ્રત્યેની મારી તમારી બધાની જવાબદારી છે કે આપણને સાચું મળ્યું છે.
તો એ સાચી વસ્તુ લોકો સુધી પહોંચાડવી, ગમતાનો ગુલાલ કરો, અને એ જવાબદારી પૂર્વક જો આ કરવામાં આવે, વ્યક્તિને પોતાની નીતિ એનો અંદરનો માયલો જાગે. કારણ કે અમે જ્યારે ઓર્ગેનિક ખરેખર ધંધો કરવાનો વિચાર કર્યો ત્યારે વડીલો એક જ વાત કરી હતી કે આપણે નીતિથી ધંધો કરવો છે, પણ સાથે સાથે વિન વિન સિચ્યુએશન હોય અને જેમાં સમાજનું કંઈક ભલું થતું હોય, ઓછું પાપ હોય, ઓછી હિંસા હોય, એવો ધંધો કરવો છે. એટલે આ બધી જ વાતોને જ્યારે મગજમાં લઈને કોઈ ખેડૂત કે કોઈ વેપારી ધંધો શરૂ કરશે તો પછી આ સર્ટિફિકેશનમાં પ્રોબ્લેમ કે ખોટો માલ વેચાઈ રહ્યો છે, એ બધા પ્રોબ્લેમોમાં ઘણો બધો કંટ્રોલ પણ આવશે. ખેડૂતો માટે બીજું પણ એક છે કે જે ખેડૂતો એવું માને છે કે અમે ડાયરેક્ટ કસ્ટમરોને વેચીએ છીએ, એ બહુ સારી વાત છે, પણ જે ખેડૂતો પાસે એવી વ્યવસ્થા નથી, કારણ કે એ લોકોને તો માલ તૈયાર થયો એટલે સામે પૈસા જોઈએ, તો એવા ખેડૂતો અમારો સંપર્ક કરે તો અમે એમને કંઈક આ દિશામાં સપોર્ટ કરીએ. કારણ કે હવે ગ્રાહકોને સમજાવવા પડે છે કે વર્ષમાં એક જ વખત અનાજ પાકે છે અને 12 માસ અમે આપી શકીએ છીએ એ એટલા માટે કે કોક ખેડૂતોએ સાચવ્યું છે અથવા તો અમે સાચવી શકીએ છીએ માટે અમે 6-8 મહિના સુધી આપી શકીએ છીએ. બાકીનો તો એક ગેપ રહી જાય છે, તો આપણે કરવું શું? કારણ કે જો એ ગેપ પૂરાય છે તો એ ગેપ કંઈક ખોટી રીતે પૂરાતો હોય એવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. તો ખેડૂતોને તો અમે અમારા ગ્રાહકોને સમજાવીએ છીએ કે તમે આખા વર્ષ માટેનું સિઝનમાં અમને લખાવી દો, અને એ તમે લખાવી દેશો તો તમે તમારા ઘરમાં, કારણ કે ઘરમાં હવે નાના નાના ઘરો હોવાના કારણે કોઈને આખું વર્ષ ભરવું નથી. જો આખું વર્ષ ભરાય તો ઘણી બધી ગેરરીતિઓ જે થઈ રહી છે તે ઓછી થઈ જશે, કારણ કે સિઝનમાં જ ભરાઈ જશે. તો એ ન ભરાતું હોય તો અમે તમારા વતી ભરીશું, એવી રીતે પણ અમે ગ્રાહકોને એડ્યુકેટ કરીએ છીએ અને એ લોકોને સમજાવીએ છીએ કે દેશી ખાવું, આખા વર્ષનું ભરવું, અનાજ કઠોળ તો ભલે ઓર્ગેનિક ખાઓ પણ કાપડ પણ આવું વાપરો, વાસણ પણ એવું વાપરો. મારા સ્ટોરમાં આજે પણ અમે લીપણ કર્યું છે. સ્ટોરની આજુબાજુમાં જેટલું પણ જગ્યા છે ત્યાં વનસ્પતિઓ વાવી છે કે જેથી લોકોને ખ્યાલ આવે કે આપણે આપણા ઘરની જમીનનો જે ઉપયોગ કરીએ છીએ દેખાવ પૂરતા જે છોડ વાવીએ છીએ એની જગ્યાએ વનસ્પતિઓ વાવીશું અથવા તો શાકભાજી ઓર્ગેનિક વાવીશું, તો જગ્યાનો સાચો ઉપયોગ પણ થશે અને સાથે જેટલું પાણી એની પાછળ આટલું હજારો અબજો લીટર પાણી જે ફક્ત દેખાવ પૂરતા કે લેન્ડસ્કેપિંગ પાછળ પાણી જાય છે એની જગ્યાએ એ પાણી આપણા ખોરાક પાછળ જશે અને એનો વેડફાટ નહીં થાય. બીજું કે એવી ખેડૂતોને ખાસ વિનંતી કે હવે એવો સમય આવી રહ્યો છે કે જ્યારે મોટી કંપનીઓ અથવા તો ડાયરેક્ટ અમારા જેવા વેપારીઓ અલગ અલગ કંપનીઓ પાસેથી માલ લઈ તમારા કરતા પણ સસ્તો માલ વેચવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. એ સસ્તો માલ વેચશે ત્યારે ખેડૂતોને ઘણી તકલીફ પડશે, કારણ કે એ સર્ટિફાઈડ હશે. 80% ગુજરાતના ખેડૂતો પાસે સર્ટિફાઈડ અનાજ કઠોળ નથી મળતું. ત્યારે ગુજરાતના ખેડૂતોએ સંગઠિત થઈ અને કેવી રીતે આની સામે એક અવાજ ઉઠાવવો એ પણ એક પ્રયત્ન કરવો પડશે. છેલ્લે હું મારી વાત બહુ જ નાનો એક મારા જીવનમાં બનેલા દાખલાથી હું મારી વાતને પૂરું કરું છું. આજથી 6 મહિના પહેલા એક બેન સાવ પતલા મારે ત્યાં આવ્યા અને બહુ કૃશ થઈ ગયા હતા, શરીરથી ઢીલા થઈ ગયા હતા. એટલે મને નવાઈ લાગી. મેં કીધું કે બેન તમે ક્યાંથી આવો છો? મને કે હું બાજુમાંથી આવું છું. આ એડ્રેસ તમને કેવી રીતે મળ્યું? મને કે એક વૈદ્યએ આપી. હું એ વૈદ્યને જાણતો હતો, એટલે એ વૈદ્યનું નામ સાથે મેં એમને પૂછ્યું કે મેં કીધું બેન હું આ વૈદ્યને જાણું છું, તો તમને કયો રોગ થયો છે? તમે શેના માટે એમની પાસે ગયા? એ બેને કહ્યું કે ભાઈ મને 3જા સ્ટેજનું કેન્સર છે. આ બેન જ્યારે બોલ્યા ત્યારે મારા પગ તળેથી જમીન ખસી ગઈ, કારણ કે આ તો એક એવા ગ્રાહક છે કે જેમને હું મળ્યો અને મેં પૂછ્યું. પરંતુ આવા કેટલાય ગ્રાહકો અમારી પાસે આવતા હશે, કેટલાય જરૂરિયાતમંદ લોકો આવતા હશે, કેટલાય બીમાર લોકો અમારી પાસે આવતા હશે કે જેમને એવી આશાથી આવતા હશે કે મારો રોગ જે છે એ રોગમાં હું ઓર્ગેનિક ખાઈશ તો વૃદ્ધિ નહીં થાય, હું ઓર્ગેનિક ખાઈશ તો એમાં મને કંઈક ફાયદો થશે. આ એક દાખલાથી અમારા જેવા વેપારીઓ અને આ મારી વાત સાંભળનારા ખેડૂતો ખાલી એટલું સમજે કે ક્યાંય પણ નાની અમથી પણ જાણી જોઈને ભૂલ પૈસાના લોભમાં આવી કે અમારો માલ
શેલ્ફ ઉપર હોવો જ જોઈએ, માલ હંમેશા ભરેલો જ હોવો જોઈએ, એવું વિચારનારા વેપારીઓએ આ દાખલાથી એટલું સમજવાની જરૂર છે કે સમાજ પ્રત્યેની આપણી જવાબદારી બહુ જ મોટી છે. એમાં માલ નહીં હોય તો ચાલે, ઓછો ધંધો થશે, પરંતુ આવા કેટલાય જરૂરિયાતમંદ લોકોને જે આશાએ લઈને આવ્યા છે એને આપણે નિરાશ નથી કરવાની, એમની સાથે આપણે ખોટું નથી કરવું, એટલી મારી આપ સૌને વિનંતી છે. धन्यवाद। धन्यवाद मिथुन भाई, बहुत धन्यवाद। रमेश आगे चलें, इससे पहले एक छोटी सी बात कहनी थी सभी को कि आपने बताया स्वास्थ्य के बारे में कुछ दावे, लेकिन सृष्टि संस्था ये मानती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम जैविक खाना खाएंगे, मैं काफ़ी समय से खा रहा हूँ, और अच्छा जीवन शैली जिएंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसमें तो हम लोगों का अनुभव है। लेकिन इस बात को प्रमाणित अगर हमें करना है तो हमें वैज्ञानिक आधार उसको प्रदान करना होगा। मैं डॉक्टर बी आर शाह से भी अनुरोध करूंगा कि हम इसकी प्रॉपर रिसर्च स्टडीज़ करें, स्वास्थ्य के ऊपर जो खाने का इम्पैक्ट है उसकी बाकायदा डबल ब्लाइंड स्टडीज़ करें, जिसमें कि पता चले कि क्या वाकई में खाने से स्वास्थ्य पर या और बीमारियों पर, किन बीमारियों में कैसा असर है, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करें। क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो स्वस्थ भोजन करेंगे तो उससे स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर रहेगा। लेकिन फिर भी आज की जनरेशन, यही जनरेशन को प्रमाण चाहिए, एविडेंस चाहिए, और उसके लिए हमें उस तरह का शोध करना होगा। रमेश आगे चलते हैं। सर अगला वक्ता हमारा है डॉक्टर विनोद भाई जैन। विनोद भाई। हाँ, ये मैं इस बारे में तो 1 मिनट कहूँ डॉक्टर विनोद के बारे में। ये बहुत ही समर्पित डॉक्टर हैं अपने विषय के, लेकिन उन्होंने जितनी सेवा ऑर्गेनिक की है कहना मुश्किल है। उसके लिए एक प्रोफेशनल हैं, एक अपना जीवन अच्छा चला रहे हैं, अपने रिसर्च कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिस करते हैं, और वो बताएंगे हमको कि किस तरह से उन्होंने आईएम जैसी संस्था में भी, जब मैंने शुरुआत कराई तो मुझे बड़ा खुशी होती है। आज भी मुझे प्रोफेसर बोलते हैं कि वो पराया जगह के लोग आते हैं, और हमें बड़ा संतोष है उसकी तरह से। तो डॉक्टर साहब, आप अपनी दिक्कतें भी बताएं, लेकिन अपनी उपलब्धियां भी बताइएगा। आपने बहुत बड़ा एक कस्टमर्स के पास जाकर डिलीवरी का जो मॉडल बनाया है, वो मॉडल मुझे नहीं लगता और किसी ने इस तरह से अभी तक जितने लोग आए हैं, किसी ने भी कस्टमर के पास डिलीवरी का मॉडल नहीं बताया है। तो आपका मॉडल बिल्कुल अलग है औरों से, आप इसके बारे में बताइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सब सुन सकते हैं मुझे? जी हाँ, सुनाई दे रहा है बिल्कुल। ओके। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया, और अपने बारे में कुछ खास नहीं है क्योंकि कोई खास उपलब्धियां नहीं है। ये जो भी मैं कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, उससे दूसरों का फायदा हो जाता है, वो अलग बात है। ये मैंने 2014 में स्टार्ट किया था पारेज ऑर्गेनिक्स, और इसका मकसद एक ही था, खुद की हेल्थ। मैं ये शब्द वापस बोल रहा हूँ, खुद की हेल्थ, क्योंकि मुझे ऑथेंटिक ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल और दूसरी जो ड्राई प्रोडक्ट्स है वो नहीं मिल रही थी, इसलिए आपकी आवाज कट रही है थोड़ी। अब आपकी आवाज कट रही है। वीडियो बाकी सब लोग बंद कर दें तो अच्छा रहेगा। वीडियो बंद कर दीजिए। हाँ, अब दोबारा देखिए, अब आपका आवाज बेटर है। क्या आप सुन सकते हैं मुझे? अब ठीक है, अब ठीक है, अब अच्छा है। हाँ, बोलिए बोलिए। आवाज कट गई, आपकी आवाज नहीं आ रही। विनोद भाई, आवाज नहीं आ रही। रमेश, ये स्क्रीन बंद करो थोड़ा, देखो उससे फर्क पड़ता है क्या? विनोद जी म्यूट पर हैं, उनको अपना म्यूट हटाना पड़ेगा। हाँ, विनोद अपना अनम्यूट करो माइक को। म्यूट। अभी आ रही है सर आवाज? अब आ रही है आवाज, अब अच्छी आवाज है। ओके। ये 2014 में हमने पारेज ऑर्गेनिक्स स्टार्ट किया था। ये घर की सेहत के लिए चालू किया था, और धीरे धीरे ये एक छोटे से बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। इसके बारे में खास कुछ बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि कुछ है नहीं इसमें बताने जैसा। ये धीरे धीरे लोगों के सहकार से बढ़ता गया। मैं खास इस मंच पे इसलिए आया हूं कि मैं ये बताना चाहता हूं कि जो आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज, लास्ट सेंटेंस हम सुन नहीं पाए, पिछला वाक्य सुन नहीं पाए। ओके, अभी सर? हाँ, थोड़ा सा आवाज कट रही है आपकी। दोबारा बोलिए, दोबारा बताइए आपने क्या कहा। मैं आपको इस मंच पे इसलिए आया हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो ट्रेडर्स कहलाते हैं उनकी क्या क्या समस्या है और क्या क्या। अपना वीडियो बंद कर लीजिए विनोद भाई, तो शायद अच्छा आ जाएगी आवाज। आप वीडियो बंद कर लो।
डन सर। वीडियो अपना ऑफ कर दिया। हाँ अब बोलिए सर। अब आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आवाज आ रही है। ओके सर। हाँ, तो ये जो मैंने बताया कि हमें क्या क्या मुश्किलें आती है हम ट्रेडर्स को, वो मैं बताना चाहता हूँ। खास करके जरूर। मैं और कुछ खास बताना नहीं चाहता। सबसे पहले हम जो ट्रेडर्स हैं उनको लोग मिडल मैन कहते हैं, जो कि एक गलत चीज है। कोई भी फार्मर डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच सकता है, पर वो सिर्फ 1%, बाकी 99% लोगों के पास पहुंचने के लिए ट्रेडर्स की जरूरत है। और ट्रेडर्स छोटे भी होते हैं, मिडल भी, मध्यम भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। अब जैसे आप अभी जिस मंच पे हैं, हम 5 लोग आए हैं, 5 अलग अलग लेवल के ट्रेडर्स हैं। श्रेष्ठा बहुत बड़े ट्रेडर्स हैं, उसके बाद प्रिस्टाइन है, श्रीपाल भाई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और हम छोटे ट्रेडर्स में आते हैं। तो ये जब तक लिंक नहीं बनेगा, जब तक एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंच सकते। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हर एक का साथ जरूरी है, फार्मर का भी जरूरी है, ट्रेडर्स का भी जरूरी है। अब समस्या आती है, ये पहली समस्या है। आवाज फिर से कट गई। आवाज फिर से कट गई। आपके फोन पर या किसी पे वाईफाई यूज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उसको बंद कर लीजिए ताकि सिर्फ यहीं पे काम आए वाईफाई। बाकी जगह से बंद करवा दीजिए लोगों से। जस्ट मिनट सर, या तो मैं वापस से दूसरे डिवाइस से करता हूं कनेक्ट। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं, 1 मिनट, उनको सुनाई नहीं दे रहा। अभी आवाज आ रही है सर? अभी बेहतर है थोड़ा। अभी आवाज आ रही है? हाँ, बाकी लोग माइक बंद कर लें भाई, सभी लोग बंद कर लें, सिर्फ जैन साहब का खुला रहे। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। यार क्या है तेरा, एक तो शुरू करिए, बोलिए। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप हेडफोन यूज कर रहे हैं तो उसके बजाय अगर आप डायरेक्ट आपके फोन या लैपटॉप के स्पीकर से यूज करेंगे तो आवाज अच्छा है, आएगी। ऐसा कोशिश मेरा करिए। मानना है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए बेन, आप जरा वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि विनोद उससे बैंडविड्थ बढ़ जाती है। हमने आपका पूरा एक स्लाइड लगा रखी है, यहाँ पर सब लोग पढ़ रहे हैं आपके बारे में, आपका नंबर है, आपके बारे में फोटोज हैं आपके। सर आवाज आ रही है? आप वीडियो बंद कर लीजिए विनोद भाई, वीडियो बंद कर लीजिए, आवाज फट जाती है। ओके सर, मैं भी माइक्रोफोन का। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। ओके सर। सबसे पहले तो ट्रेडर्स को रेस्पेक्टफुली देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये चैनल के काम होते हैं, कंज्यूमर्स को, फार्मर्स को जोड़ते हैं, और अलग-अलग लेवल के ट्रेडर्स होते हैं। जो हम छोटे ट्रेडर्स हैं, जो कि जिस लेवल पे हम काम करते हैं, हमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है सप्लाई की। सप्लाई हमको फार्मर से इतनी नहीं मिलती है, क्योंकि फार्मर्स क्या करते हैं, बल्क में सेल करते हैं, बल्क में हम ले नहीं सकते। तो हमें क्या करना होता है, हमें दूसरे ट्रेडर्स, बड़े ट्रेडर्स के पास से लेना पड़ता है। बड़े ट्रेडर्स से हम कैसे कंफर्म करें कि ये ऑर्गेनिक है? तो आप स्पीकर फोन से ना बोले, आप सीधा फोन से बात करें। स्पीकर फोन, विनोद भाई, डॉक्टर साहब, स्पीकर फोन इस्तेमाल ना करें। मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, आप हाँ फोन कॉल पे करो, बोलिए, मैं आपको फोन कर रहा हूँ। हाँ फोन करो, वो ठीक है, उससे आवाज सही हो जाएगी। ये एक बहुत अच्छी बात कही, जितनी देर में वो जुड़ते हैं। मैं एक बात सबसे कहना चाहूंगा कि एक दूसरे से मिलकर कैसे काम किया जाए, एक दूसरे की सहायता कैसे की जाए। आपके पास कोई चीज ज्यादा है तो आप बाकी लोगों से पूछ लें, भाई हमारे पास ज्यादा टमाटर आया है, आपको जरूरत हो तो हमसे ले लेना। हमारे पास ज्यादा तोरई आई है, हमारे पास ज्यादा लौकी आई है, आपको चाहिए हो तो बताना। तो इस तरीके से एक दूसरे का साथ में मिलकर करेंगे तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी कम होगी और एक सहयोग करके एक बाजार अच्छा बनेगा। अभी मैं साउथ भोपाल में हूँ, मुझे बहुत दिक्कत आती है ऑर्गेनिक वेजिटेबल वहाँ पाने में। तो और ज्ञान का स्टोर अभी नहीं चल रहा है क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी कोरोना के केसेस हैं, इस वजह से तो काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो मतलब कि आप एक दूसरे से मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर आपकी जो गाड़ी जाती है, विनोद जैन जी आप अगर सुन पा रहे हैं तो आपकी गाड़ी वहाँ भी आनी चाहिए। और जगह जगह पर अगर आप इतवार के दिन आपने सुबह सेंटर में गाड़ी खड़ी कर दी, लोगों को बता दिया या ऐसी जगह चुन ली
कि जहाँ पर सोसाइटीज आपको निमंत्रण दें, तो मुझे लगता है एक अच्छा तरीका बन सकता है इतवार के इतवार कई जगह पर। और ये कस्टमर्स को भी मिल के ये खर्चा उठाना पड़ेगा, अगर सारा खर्चा हम डालेंगे तो मेरा दाम बढ़ जाएगा। रमेश आपको मिला क्या? आ गए सर, आ गए। हाँ चलिए साहब, चलिए। ये साहब अपनी बात बताइए। ताकि सबसे पहली प्रॉब्लम आती है हमें शॉर्टेज में क्या है सर कि फार्मर से हम बल्क में नहीं ले सकते, हम छोटे ट्रेडर से, हमको कम क्वांटिटी चाहिए तो हमें ट्रेडर्स के पास ही जाना पड़ता है। ट्रेडर्स से लेने के लिए हमको सर्टिफिकेशन जरूरी है, नहीं तो हम कैसे पता करें कि ये ऑथेंटिक ऑर्गेनिक है। डॉक्टर साहब आपके वहाँ आपका माइक भी बंद कर दो। मैंने सब बंद कर रखा है सर। आप बोलो। आप बोलो। जी सर। रमेश को आ रही है। हमें प्रॉब्लम आता है सर कि शॉर्टेज के बाद हमें आता है कि डाइवर्सिफिकेशन का। जब फार्मर्स, जैसे हम वेजिटेबल्स में काम करते हैं, फ्रूट्स में काम करते हैं, तो जब वेजिटेबल्स होती है तो सभी फार्मर एक ही तरह की वेजिटेबल उगाते हैं। जैसे दूधी है तो सबने दूधी लगाई है, तुरिया है तो सबने तुरिया लगाई है। डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से सारे प्रोडक्ट्स मिलना बड़ा मुश्किल मिलता है। तीसरा प्रॉब्लम हमको आता है लॉजिस्टिक का सर। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक कोई नहीं समझता है। फार्मर्स रहते हैं विलेजेस में, विलेजेस से उनको कोई भी साधन नहीं मिलता है, गाड़ी भर के वो भेज नहीं सकते। उनको भेजना होता है छोटे छोटे, ये तो बसेस में या तो ये ट्रांसपोर्ट में। उनके लिए उनको आना होता है सिटी में, टाउन्स में आना पड़ता है। टाउन्स के बाद वो लोग हमको सिटी में सप्लाई करते हैं, सिटी से फिर हमको पिक करना पड़ता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ पेरिशेबल आइटम्स के लिए, खास करके जो जैसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो 1 किलो सब्जी मंगाने में करीब 15 से 20 रुपए का खर्चा होता है सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है सर स्टोरेज का। ड्राई आइटम हो या पेरिशेबल हो, स्टोरेज तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, नहीं तो क्या कस्टमर तो ऐसा है नहीं कि आज आया तो सब कुछ ले लेगा, वो कल भी आ सकता है। अब स्टोरेज के लिए, जैसे ये बरसात का सीजन है, अब हम जैसे मूंग मंगाते हैं, 4 दिन में मूंग खराब हो जाता है, उसमें जीवात पड़ जाती है, ट्रांसपोर्ट में आते आते जीवात हो जाती है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इसमें पेस्टिसाइड है नहीं। तो इसके लिए इसको क्लीनिंग करो और फिर इसको कोल्ड स्टोरेज में रखना जरूरी है। गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि सेपरेट कोल्ड स्टोरेज हो ऑर्गेनिक के लिए, तो उसके लिए अलग से जगह हमको पूरी बाकायदा रेंट पे लेनी पड़ती है कि यहाँ हमारा माल रहेगा, यहाँ कोई दूसरा माल नहीं रहेगा। और उसमें अगर हमारे पास माल रहता भी है तो भी हम रेंट भरते हैं, नहीं रहता है तो भी उसका हम रेंट भरते हैं। तो इस कोल्ड स्टोरेज की प्रॉब्लम। उसके बाद वापस से निकालो, फिर उसको क्लीन करो, सॉर्टिंग करो, और उसके बाद पैकेजिंग। अब पैकेजिंग में 2 तरह का है, या तो प्लास्टिक में पैक करो या तो कागज की थैली में पैक करो। कागज की थैली फट जाती है, जैसे प्रेस्टाइन वाले का है, कागज की थैली है पर अंदर पॉलीथीन है। अब वो उनको पता है एक बैग करीबन 4 से 5 रुपए का पड़ता है। अगर हम इसमें करते हैं प्लास्टिक में, तो कस्टमर ये कहता है कि भाई ये आप तो प्लास्टिक यूज कर रहे हो, आप तो इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हो, तो करे क्या। अब दूसरा है कि ऑर्गेनिक है, अब प्लास्टिक में पैक करते हैं तो 1 हफ्ते 10 दिन में फिर खराब हो जाता है, तो उसके लिए हमको नाइट्रोजन पैक करना पड़ता है। नाइट्रोजन फिलिंग जब हम करते हैं तो उसके लिए 4 लेयर का बैग चाहिए। सिंपल बैग तो फट जाएगी नाइट्रोजन फिलिंग करते ही, तो फिर हमें पैकेजिंग के लिए अलग से स्पेशल बैग बनवाने पड़ते हैं। अब सबसे जरूरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन जरूरी है और सबका होना चाहिए। सर्टिफिकेशन से कम एक डर बना रहता है कि हाँ चीज सही आ रही है। हम में भी डर रहता है, ट्रेडर्स को भी डर रहता है, फार्मर को भी डर रहता है, और कंज्यूमर को थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर डेवलप होता है कि ये सर्टिफाइड है, ये अच्छी चीज होगी। क्योंकि सर्टिफिकेशन नहीं है तो फिर बहुत ही मुश्किल है किसी चीज को आइडेंटिफाई करना कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। सबसे जरूरी बात उसमें, अगर सपोज हमारे पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो हम चीज का लैब टेस्टिंग कराएं। अब लैब टेस्टिंग के लिए एक सैंपल का 6,500 रुपए लगता है। गवर्नमेंट की कोई लैब नहीं है जिसमें हम लैब टेस्टिंग सस्ते में करा सकते हैं, तो 6,500 रुपए हम लैब टेस्टिंग के दें एक चीज के लिए, तो हम कमाएंगे क्या। उसके बाद आते हैं दूसरे रूल्स, जैसे कि FSSAI का रूल। अब जब मैं FSSAI का सर्टिफिकेट लेने गया तो वहां कोई हेडिंग ही नहीं है कि ऑर्गेनिक स्टोर।
ऑर्गेनिक वर्ड का कोई हेडिंग ही नहीं है कि FSSAI में कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जहां ऐसा लिख सकूं कि मैं ऑर्गेनिक सामान बेचता हूं। तो FSSAI का सर्टिफिकेट की इतनी परेशानी हुई कि समझते ही नहीं है कि ऑर्गेनिक क्या होता है। उसके बाद आता है जब हमने पैक कर लिया तो अब उसको सेल करने की बारी। सेल करने के लिए फिर मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो इन सब में हर एक लेवल पे अगर हम खर्चा देखें तो कोई भी चीज 50 रुपए में लेते हैं वो 100 रुपए की हो जाती है हमारे पास आते आते। उसके बाद मार्केटिंग करने के बाद सप्लाई। अब कस्टमर ये नहीं समझता है कि ये चीज एक शॉप है, मैं पूरे अहमदाबाद में कैसे सप्लाई करूंगा एक साथ। तो उनको चाहिए टाइम पे मिलना चाहिए, फ्रेश मिलना चाहिए, और उसमें कोई भी परेशानी हो तो रिटर्न देते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हम छोटे ट्रेडर्स को अभी भी आ रही है। इसके लिए सबसे जरूरी है सबका साथ सबका विकास। ये नहीं होगा तब तक आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। सभी ट्रेडर्स को एक, जैसे कि अब किसी ने बताया नहीं, मेरे को लगता है बहुत बड़ा मुद्दा छूट गया इसके अंदर, PGS जो पार्टिसिपेटरी गारंटेड सिस्टम जो डेवलप किया है, जो गवर्नमेंट ने डेवलप किया है और बहुत सारे फार्मर्स इसमें इन्वॉल्व है, वो सिस्टम ये परेशानी को दूर कर सकता है। इसके अंदर कंज्यूमर भी जुड़ सकते हैं, इसमें ट्रेडर्स भी जुड़ सकते हैं, और इसमें सर्टिफिकेशन के खर्चे भी कम हो जाते हैं। सबसे जरूरी बात जो है PGS सिस्टम फार्मर्स के लिए बहुत जरूरी है, पर गुजरात में क्यों इसका विकास ही नहीं हुआ है। गुजरात में कोई रीजनल ऑफिस नहीं है इसकी PGS की, जबकि महाराष्ट्र में है, उत्तराखंड में है, आपके इधर अरुणाचल में है, काफी सारे स्टेट्स में रीजनल ऑफिस है, और गुजरात में कोई ऑफिस तक नहीं है क्योंकि PGS को किसी ने डेवलप नहीं किया। PGS एक ऐसी सिस्टम है जो समाज के लिए और फार्मर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। फार्मर खुद दूसरे फार्मर को सर्टिफाइड करता है, कोई खर्चा नहीं, खुद एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और वो खुद सर्टिफाइड करके अपना सामान बेच सकते हैं। कि उनका सर्टिफिकेट जो PGS का सर्टिफिकेट है वो उतना ही मान्य रखता है जितना NPOP या NOP मान्य रखता है। इसलिए PGS को डेवलप करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडर्स के लिए भी इसी तरह का एक PGS सिस्टम डेवलप होना चाहिए, जिससे कि ट्रेडर्स भी एक दूसरे का ध्यान रख सके, एक दूसरे का सामान ले सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। एक ये सिस्टम डेवलप होगा, यूनिटी होगी तो रेट्स कम होंगे, भाव कम होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से जुड़ पाएंगे। सबसे जरूरी बात है एजुकेशन। एजुकेशन नहीं है, न हमको एजुकेशन है ट्रेडर्स को, न कस्टमर को एजुकेशन है, न फार्मर को एजुकेशन है। कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है इस तरह के कि जहाँ जाके आप कोई डिग्री, MBA की डिग्री होती है, पर कोई MBA की डिग्री ऑर्गेनिक में डेवलप करें तो और भी अच्छा। आज फार्मर से ऑर्गेनिक कैसे उगाना है, बहुत सारे फार्मर चाहते हैं कि हम नॉन ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में आए, पर सबसे पहला उनका क्वेश्चन यही होता है प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जो कि सब गलत बात है। प्रोडक्शन कम नहीं होता, बढ़ता है। पर ये बात फार्मर्स को समझाने के लिए एक इंस्टीट्यूट चाहिए। सृष्टि अपना काम कर रही है, पर सृष्टि जैसे 50 इंस्टीट्यूट और चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम, ट्रेडर्स सीधा उठा के दुकान खोल दिया, जैसे मैंने खोल दिया। मुझे पता ही नहीं कि ऑर्गेनिक में क्या क्या तकलीफें आती है, बिकॉज मैं तो सर्जन हूँ, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है कि थोड़ा बहुत पैसा चला भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खाने को मिल रहा है। पर इसकी भी एक फॉर्मल ट्रेनिंग हो तो ये सब परेशानियां दूर हो सकती है। कंज्यूमर्स का एजुकेशन बहुत जरूरी है। इनफैक्ट प्राइमरी स्कूल से बताना चाहिए कि जो पहले हम फूड खाते थे वो ऑर्गेनिक ही था, अब हम जो खा रहे हैं वो नॉन ऑर्गेनिक है। ये वर्ड ऑर्गेनिक जिसने बनाया है वो ही गलत बनाया है। हम पहले फूड खाते थे और उसको फूड कहते थे और वो ऑर्गेनिक होता था। अब हम फूड खाते हैं और वो नॉन ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं, पर कोई ये नहीं कहता ये नॉन ऑर्गेनिक फूड खा रहे हो, ये कहते हैं आप ऑर्गेनिक नहीं खा रहे हो। तो मतलब ये परिभाषाएं बदलती जा रही है। प्राइमरी स्कूल से बताना चाहिए कि सही फूड क्या है। जैसे गुप्ता साहब ने बताया कि ऐसी स्टडी होनी चाहिए कि इसमें पता चले कि सही में ऑर्गेनिक के कितने फायदे, इनऑर्गेनिक के कितने नुकसान है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑर्गेनिक के कितने फायदे हैं, उसका कोई टेस्टिंग नहीं है, पर 100% ये प्रूव्ड है कि इनऑर्गेनिक के बहुत सारे नुकसान है। इसकी मैंने एक वर्कशॉप ली थी TEDx में गुजरात यूनिवर्सिटी में, और उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया था
कि ये जो पेस्टिसाइड्स है ये हमारे कहाँ कहाँ असर कर रहा है, इसका टॉक्सिक एक्यूमुलेशन इंडेक्स कितना बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से हमें कितनी परेशानियां आ रही है, पर वो एक अलग सब्जेक्ट है। अभी जो मैं बता रहा हूँ ट्रेडर्स की परेशानी यूनिटी नहीं है इसलिए परेशानी है, ट्रेडर्स की नॉलेज नहीं है इसलिए परेशानी है, कंज्यूमर्स को नॉलेज नहीं है इसलिए परेशानी है, और फार्मर्स ट्रेडर्स को अपना दुश्मन समझता है इसलिए परेशानी है। तो इन सबको मिटाने का एक ही रास्ता है, एजुकेशन एंड सबका साथ सबका विकास। बस मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर जैन, धन्यवाद। आपको कस्टमर की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, कहीं दिक्कत आ रही है? मेरे ख्याल से अभी नेक्स्ट ले लो, टाइम खत्म हो गया है, नेक्स्ट स्पीकर ले लीजिए, ठीक है? नहीं, अभी कोई स्पीकर, सारे स्पीकर पूरे हो चुके हैं। अच्छा, अभी क्वेश्चन अगर कोई है, कोई क्वेश्चन है तो अभी ले लेते हैं। अच्छा, तो जरा देखो YouTube पे क्वेश्चन है क्या? यहाँ तो ज्यादा नहीं है, फेसबुक पे, लेकिन YouTube पे देख लो। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि तीन चार बातें हैं, फिर डॉक्टर शाह भी बोलेंगे, इससे पहले कि हम समाप्त करें। मुझे लगता है कि जितना सहयोग आपस में एक दूसरे के साथ होना चाहिए उतना सहयोग अभी नहीं हो रहा है, वो सहयोग कम है, उसको बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात है कि जब आपको कभी किसी किसान के बारे में पता चले, हेलो, हाँ जी, तो दूसरा मेरा अनुरोध है कि जब हम कभी देखते हैं सात्विक के दौरान जब किसान एक दूसरे के बारे में पहचान पड़ताल करते थे, तो कभी कभी ऐसा हुआ कि हमारे बड़े मित्र किसान थे लेकिन उन्होंने कुछ गलत काम किया, दवाई डाला और नहीं बोला कि डाला है, तो हमने उनको आने नहीं दिया था सात्विक में। रमेश बताएगा इस बारे में, चाहे वो कितने भी मित्र थे हमारे। तो क्या मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक डेटाबेस बन जाए ऐसे लोगों का जो नैतिकता में कमजोर है, तो फिर कोई भी नहीं खरीदे उनसे। ऐसा नहीं कि खाली डॉक्टर जैन नहीं खरीदेंगे, असल भी ना खरीदे, संस्कृति भी ना खरीदे, बाकी लोग भी ना खरीदे। तो बैंकर्स जैसे डिफॉल्टर्स का डेटाबेस शेयर करते हैं, ऑर्गेनिक में भी हमें इस बात के अंदर एक बात आनी चाहिए कि जो किसान मर्यादाओं का पालन करने में कमजोर हैं उनका डेटाबेस भी बांटना चाहिए। उसी तरीके से जैसे जो नैतिक तरीके से काम कर रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं, विश्वसनीय तरीके से काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी जानकारी देनी चाहिए दूसरे को। बहुत ज़्यादा सिक्रेटिवनेस से नहीं चलेगा ये काम, बहुत डिमांड है और सप्लाई कम है, तो ऐसे केस में कॉपरेशन चाहिए सभी को, तब कि सभी लोगों, ज़्यादातर लोगों को हम उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकें। तीसरी बात जो पैकेजिंग की बताई डॉक्टर शाह, इसके अंदर काफ़ी रिसर्च की आवश्यकता है कि कम खर्च की पैकेजिंग कैसे डेवलप की जाए। इसमें हमें इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग जो है, फूड पैकेजिंग, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा और ऐसे मटेरियल्स, बायो मटेरियल्स देखने पड़ेंगे जिसमें माल सही भी रह सके और कीड़े भी नहीं आए। इसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। इसके बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर विनोद ने भी शेयर की है। पांचवी बात है जो सप्लाई चेन की आपने बात की कि जो खर्चा होता है पहुँचाने का। अब जैसे मैंने कहा कि जितने भी लोगों ने आज बात की है उसमें डॉक्टर विनोद का एक मात्र मेरे को अभी दिखा ऐसा तरीका जिसमें वो कस्टमर्स के पास जाकर डिलीवरी कर रहे हैं काफ़ी समय से, तो उसका खर्चा तो बढ़ ही जाता है उसका, लेकिन वो कर रहे हैं सेवा भाव से। वो चाहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा लोगों को पता चले कि इसके क्या फ़ायदे हैं। तो जो कस्टमर्स के पास जाके बांट रहे हैं उनके लिए FSSAI की बात उन्होंने कही कि उसके सर्टिफिकेशन के अंदर अभी कमी है, उसकी भी बात हमें दूर करनी चाहिए। तो आज काफ़ी सारे नीति के प्रश्न आए हैं डॉक्टर शाह, जिनको हमें सुलझाना होगा और किसानों को और कंज्यूमर के बीच में, किसान और ग्राहक के बीच में जो कड़ी है उसको बिचौलिया शब्द की बजाय एक सहायक शब्द का, और जो जैविक खेती के सहायक हैं ये लोग, ये अपने कंधे पर उठा रहे हैं बहुत बड़ा बोझा किसान को और ग्राहक को जोड़ने का। एक सुझाव मैं सच्ची की तरफ से देता हूँ, रमेश आप इसको बढ़ाना आगे, कि अगर हम कुछ लीड कंज्यूमर जो होते हैं, जो वैसे ग्राहक हैं जिनका बहुत प्रभाव है समाज में, उनको बस में बिठाकर जब पैंडेमिक खत्म हो जाए, इसका असर कम हो जाए, तो बस में बिठाकर अलग अलग जो प्रमाणित किसान जिनका अनुभव अच्छा है ऑर्गेनिक उगाने का, उनके फार्म पर उनका दौरा कराया जाए। एक ट्रैवलिंग वर्कशॉप हो जिसमें कस्टमर्स जाएंगे और जो जर्नलिस्ट हैं कुछ उनको भी ले लिया जाए और वो जाएं और देखें उन किसानों के खेतों पर जहां पर ऑर्गेनिक अच्छी खेती, जैविक खेती हो रही है, ताकि उनका विश्वास बढ़े और किसानों को भी अच्छा लगे कि देखो हमारे पास ग्राहक आए हैं मिलने के लिए, दिखाने के लिए। तो ऐसी ये एजुकेशन की बात आज सभी ने बोली है कि एजुकेशन की जरूरत है। एजुकेशन का एक तरीका ट्रैवलिंग सेमिनार है, ट्रैवलिंग वर्कशॉप है, जिसमें सृष्टि को पहल करनी चाहिए और डॉक्टर शाह यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ऐसे ट्रैवलिंग वर्कशॉप हम लोग आयोजित करें। डॉक्टर शाह।
थैंक यू साहब। ये जो आज आपने बताया, और ये काफ़ी डिमांड भी थी कि एजुकेशन, तो ये एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ही ये देश में या वी कैन से वर्ल्ड में सबसे पहली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात में शुरू हुई है। उसके पीछे यही कारण है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े, क्योंकि आज क्या है कि कंज्यूमर भी उसमें खुश नहीं है, किसान भी खुश नहीं है। तो दोनों को एक जगह पे, एक पॉइंट पे लाना कैसे ला सकते हैं, ये एजुकेशन से ही हो सकता है, क्योंकि दोनों में अवेयरनेस नहीं है। किसान भी लूटा जा रहा है और जो खरीदने वाला है वो भी लूटता है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है एजुकेशन का, और उसके लिए हम बाद में भी फिर से भी बात करेंगे, बार बार बात करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का तो यही काम है। आज जो भी डिस्कस हुआ, आज हमने जो भी स्पीकर थे, उसमें से हमने ये सोच समझ के बुलाए थे कि दो स्पीकर ऐसे हैं जो मल्टीनेशनल बिजनेस करते हैं, बाकी दो है वो यहाँ गुजरात में और लोकल करते हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है। एक को कंटिन्यूअस मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कि ताकि उसका बिजनेस कंटिन्यू रहे, क्योंकि एक बार बेच दिया, बाद में बंद कर दिया, फिर दूसरा मार्केट में आ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो ये इसके लिए ये जो भी स्पीकर आए थे, मंत्रा से आए थे या ये मिस्टर मोहम्मद जी आए थे, वो दोनों ने बहुत अच्छी तरह बताया कि ये चीज कैसे करते हैं। मेरे हिसाब से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है उसको मार्केटिंग 4 तरीके से हो सकता है। एक, डायरेक्ट मार्केटिंग, जो भी पेरिसेबल चीज है वो सब चीज डायरेक्ट मार्केट किसान खुद कर सकता है या नजदीक के एरिया में कर सकता है। दूसरा है एफपीओ ऑर्गेनाइजेशन बना के, एफपीओ बना के जो मार्केट कर सकते हो। तो जो प्रोड्यूसर फार्मर्स है वो सबका ग्रुप में एक मटेरियल की क्वांटिटी बनती है, और वो क्वांटिटी का मार्केट हो सकता है। तो उसके लिए उनको अच्छी जगह भी रख सकते हैं। जो एक सुझाव आया था एपीएमसी जैसा, एक ऑर्गेनिक एपीएमसी का, वो भी एक अच्छी चीज है, सोचने लायक है। और ऐसे ये जो डीसा में बीकेओएफ है या सूरत में सूरतापी है, एफपीओ है, वो मार्केटिंग करते हैं, वो वही है। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे ये आईटीसी, 24 मंत्रा, प्रिस्टाइन, हिंदुस्तान लीवर, टाटा संपन्न, ये सबको कंटिन्यूअस उनका मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल कंटिन्यूअस चाहिए। तो उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही एक रास्ता है जिससे ये उनको कंटिन्यूअस रॉ मटेरियल मिल सकता है, और उसमें किसान का और कंपनी का दोनों का एक दूसरे पे विश्वास होना बहुत जरूरी बात है। वो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन से ही विश्वास आएगा। तो एक ये है। और लास्ट मेरी समझ के मुताबिक ई मार्केटिंग, आजकल ये जो अमेजोन, ग्रोफर्स, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, ये सब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और उस पर भी आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी ऑर्गेनिक मटेरियल बिकती है। तो ये इसका भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी अगर सिस्टम हमें अच्छी लगती है या हम उसके साथ जुड़ सकते हैं, तो उस सिस्टम से हमें मार्केटिंग करना चाहिए। अभी एक बात हुई थी कि पीजीएस हमारे यहाँ नहीं है। यहाँ मेरे साथ डॉक्टर वसीम है, वो बताएंगे पीजीएस में गुजरात में कैसे काम होता है। डॉक्टर वसीम। थैंक यू सर। डॉक्टर विनोद साहब ने एक इशू बहुत अच्छा लिया है कि पीजीएस होना चाहिए, और फसाई में ऑर्गेनिक का कुछ भी मतलब अभी मेंशन नहीं है। शायद डॉक्टर विनोद जैन साहब को मैं वाकिफ करना चाहता हूं कि पीजीएस सिस्टम माने पार्टिसिपेटिव गारंटी सिस्टम है। इसमें हमने रीजनल काउंसिल्स, हमारे गुजरात सरकार की 6 रीजनल काउंसिल्स है, जिनका एड्रेस है जॉइंट डायरेक्टर, ऑफिस ऑफ जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, महसाणा, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट और जूनागढ़। जिसमें से सर हमने पीजीएस में खूब अच्छा काम किया है। हमारा डांग में पीजीएस का काम चल रहा है, वडोदरा में काम चल रहा है। तो पीजीएस सिस्टम अभी हमारा एक्टिव है गुजरात स्टेट में। और जहां तक फसाई की बात है, तो फसाई ने ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स, ऑर्गेनिक रेगुलेशन 2017 बाहर निकाला है, जिसके तहत आप ऑर्गेनिक की कैटेगरी अलग रख सकते हैं। तो ये विनोद जैन साहब को मैं कहना चाहता हूँ, और अपने जितने भी श्रोता हैं उन सबको कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रमेश, अब समापन करेंगे।
सर बहुत खुशी की बात है कि आज बहुत सारे इतने सारे स्पीकर थे, इसके बावजूद हम समय से पूरा कर पाए। करीब 140 लोग इस कार्यक्रम को सुन पा रहे थे ऑनलाइन। खास करके असल से श्रीपाल, प्रकृति से वर्दी भाई, आर्य संस्कृत से मिथुन भाई, डॉक्टर विनोद जैन, क्रिस्टीन ऑर्गेनिक से मोहम्मद उवैस, श्रेष्ठा से राहुल माथुर, इन सभी स्पीकर ने अपने अपना टाइम दिया और अपने अनुभव हम सबसे शेयर किए। मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग का पूरा इकोसिस्टम को समझने में और इसमें से आगे बढ़ने के लिए कुछ सुझाव हमको आज मिले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो किसान सुन रहे हैं उनको भी इससे थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा। आगे भी इस तरह की चर्चाएं हम जारी रखेंगे और जो भी आप में से जो भी ऑनलाइन जिन लोगों ने जो सवाल पूछे, ज़्यादातर का जवाब हमारे साथियों ने ऑनलाइन दे दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ ज़रूरत है तो मेरा नंबर आप सबके पास है। सृष्टि के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत जवाब दे देंगे। पिछले जब से हमने वेबिनार शुरू किया, काफ़ी सारे साथी सृष्टि के साथ जुड़ते जा रहे हैं। अलग अलग विषय के ग्रुप हम लोग बना रहे हैं और मुझे खुशी है कि अलग अलग विषय के ग्रुप में साथ अलग अलग विषय के निष्णात सृष्टि से जुड़ रहे और सृष्टि का काम और खास करके समाज का काम अल्टीमेटली तो आगे बढ़ रहा है। आप सभी स्पीकर और सभी साथियों का रमेश एक अपील हम कर दें सभी लोगों से जो सुन रहे थे इस कार्यक्रम को या सुन रहे हैं, और सभी साथियों से कि हमें इंतज़ार है, हनीबी नेटवर्क को इंतज़ार है आपके द्वारा किए गए संशोधनों का, आपके द्वारा किए गए नवाचारों का, आपके द्वारा किए गए इनोवेशंस का, आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयोगों के बारे में जानकारी भेजें। उसको लोक सर्वाणी में भी छापेंगे, हनीबी में छापेंगे, सूझबूझ में छापेंगे, पूरी दुनिया में आपके अनुभवों को बांटेंगे। सबसे अनुरोध है, और एक हम लोग 2 कंपटीशन कर रहे हैं। एक बच्चों के नए नए विचारों का है, 15 सितंबर उसकी लास्ट डेट है, unitedmind@honeybee.org। उसकी स्लाइड अगर हो सके चेतन तो 1 मिनट के लिए दिखा दोगे। और दूसरा है HBN क्रिया, क्रिएटिविटी एंड इंक्लूसिव इनोवेशन अवार्ड। HBN क्रिया में कोई भी वयस्क व्यक्ति, माँ बाप, अध्यापक, किसान, कारीगर, कोई भी अपनी इनोवेशन भेज सकते हैं। HBNCRIIA@honeybee.org और ignitedmind@honeybee.org। और इसके जो व्हाट्सएप नंबर है वो चेतन शायद आपसे बांटेगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने प्रयोगों की जानकारी, अपने अनुभवों की जानकारी, अगर कोई प्रयोग असफल भी हो तो उसकी भी जानकारी दीजिए, क्योंकि नैसर्गिक खेती के लिए, जैविक खेती में बहुत सारे प्रयोग करने पड़ते हैं किसानों को। सभी सफल होते हैं ऐसी बात नहीं है, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, किसी में असर कम आता है। कोई आप तरीका ढूंढते हैं दवाई कीटनाशक का जिसमें 50% असर मिलता है, तो उसमें ठीक है, बाकी जो है मित्र कीड़े काम कर लेंगे अपना। तो हमें अपने अनुभवों को, अपने सुझावों को भेजते रहना चाहिए। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आज 190 लोगों में से कम 19 लोग तो जरूर भेजेंगे। इतनी, इससे कम से तो हम लोगों का काम नहीं चलेगा, ताकि अगली बार हम जो भी आपके सुझाव या आपके संशोधन या आपके प्रयोग या आपके इनोवेशन आई है, पहले चर्चा से शुरू करने से पहले उसके बारे में बताएंगे। रमेश, ये ध्यान रखना। जरूर सर। तो जो किसानों से हम जो अनुभव हम सीख रहे हैं उसकी चर्चा करें 15 मिनट, उसके बाद अपने विषय को लेंगे, ताकि किसानों को भी प्रोत्साहन मिले कि उनकी बात सबके सामने कही गई। ठीक है भाई? बहुत सही सुझाव है सर, अगली बार ऐसा ही करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर शाह साहब, नमस्कार आपके साथियों का भी, सबका नमस्कार। नमस्कार। प्लेटफॉर्म લીવ કરી દઈએ ને હવે. સાથીઓ સારા છે, હોશિયાર છે, એટલે જ આપણે એટલે મેં કીધું આને છે ને તે ડોક્યુમેન્ટેશન હવે આપણે કરી દઈએ. હવે કામ કરે મુખ્યત્વે ચાલુ કરી મંથલી જે કે કામગીરી કરી છે ફોટા હાથે બરાબર ભલે 2 પેજ ની જાય મંથલી ને इंग्लिश में करे, गुजराती में करे, જેમાં કરીએ 2 પેજ થી વધારે ના કરીએ તો આપણે દર વખતે લોડ ના પડે. લીવ મીટિંગ કામ થતું નથી ના, એ કરવું. અને આપણા જેટલા વેબિનાર છે ને જી સર, એની અંદર